हम जब किसी कठिन निर्णय से जूझते हैं, तो वो कठिन इसलिए होता है क्योंकि हमें साफ नहीं दिखता कि किस तरफ जाना है। तो मुझे लगा कि सबसे कठिन बात कि मैं किताब का नाम क्या दूँ? वो तो ऑफ़ कोर्स सबसे कठिन बात होती नहीं है। उन्होंने कहा इनवैल्यूएबल, तो बस वही उसी से नाम पड़ा। ये सपोर्ट कहाँ से आएगा? बोला कि ये तो आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, जिस तरीके से हर लेखक बहाता है, वो तो जीवन का साधना आपका ही होगा। ये शुरुआत में मैंने तय किया कि ये किताब है अपनी सच्चाई को जानना, अपनी ऑथेंटिक सच्चाई जो है, तो उसको अगर मुझे निकालना है, तो मुझे खुद की सच्चाई को निकालना है। अगर आप मूल्य के विषय पे कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे। तब सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा। तो इसीलिए उस समय निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अभी 21st सेंचुरी में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें अब धर्म में रुचि नहीं है। बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि उनको बर्नआउट हो रहा है, उनको मूल्यवान नहीं लग रहा है अपना काम। वो इज़्ज़त नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, वो सिर्फ़ कर रहे हैं ताकि पैसे मिले। इतनी सुंदर जो भाव है, वो चित्र से भी आनी चाहिए, शायरी से भी आनी चाहिए और प्रोस से भी आनी चाहिए। हर कंट्री जब भी उन्होंने पूर्णता के बारे में सोचा, तो उनका जो सिंबल था वो था सर्कल। नो बिगिनिंग, नो एंड, जिसका शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। और वो वही सिंबल हम ज़ीरो के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार। साहित्य तक में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम शब्दरथी है और अतिथि के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं सौमिक राहा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सौमिक जी, आज इस कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि आपने एक पुस्तक लिखी है, इनवैल्यूएबल। अ, अमूल्य हिंदी में अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इसका अर्थ होता है। इसके साथ एक अलग पंक्ति भी है, अचीविंग क्लियरिटी ऑन वैल्यू, यानी मूल्यों पर जो आपकी संकल्पना है, मूल्यों को लेकर जो आप समझते हैं, उसको सही रूप में, स्पष्ट रूप में कैसे पा सकते हैं या देख सकते हैं। सौमिक जी, ये इतना गुरु गंभीर विषय मैं कहूँगा, आपने कैसे लिया? मैं आपके बारे में बाद में बताऊँगा दर्शकों को कि दरअसल सौमिक ने वाक़ई इस किताब को क्यों लिखा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने ये ऐसा विषय क्यों चुना? ये तो बहुत बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो शुरुआत मेरे मेरे पीएचडी रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। तो शुरुआत इस विषय से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी कि मैं पुलिस को स्टडी कर रहा था, स्टैनफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट। और उनको स्टडी करते-करते ये पता लगा एक समय पे कि वो जो वैल्यू करते थे, वो एक तो पैसा नहीं था और दूसरा वो एनफोर्समेंट भी नहीं था। उनकी जो वैल्यूज़ थी, वो थी पब्लिक सेफ्टी, सबको सुरक्षित रखना। और दूसरा था एजुकेशन, कि सबको शिक्षा देना कि कैसे अच्छे नागरिक बने। ये तो बड़ी अजीब डिस्कवरीज़ थे। ये मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे मिलेगा। ये एक आविष्कार रूप में ये कैसे हो सकता है? फिर मैं गया अपने पीएचडी एडवाइज़र प्रोफ़ेसर रॉन हावर्ड के पास कि प्रोफ़ेसर साहब, ये तो जो वैल्यू करते हैं, इनका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम यूजुअली पैसों के साथ हमारा जोड़ होता है, क्योंकि हर डिसीज़न में, हर निर्णय में अगर आप कहते हैं कि मुझे ये करना है, वो या वो करना है, हमें अपनी जो रिसोर्सेज़ हैं, हमारे जो धन है, संपत्ति है, वो देना होगा, क्योंकि उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसका जोड़ हम इन वैल्यूज़ के साथ कैसे कर सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि मेरा जो एंड कंक्लूजन है, म वो ये है कि मुझे वैल्यूज़ जो शब्द है, उसका अर्थ नहीं पता। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 साल पढ़ चुका था और मैं पढ़ा भी रहा था इस फ़ील्ड को, जहाँ पे वैल्यूज़ की ऑप्टिमाइज़ेशन, वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना सिखाया जाता है। तो मैं शिक्षक था उस समय, और मैंने कहा कि मुझे ये वैल्यू शब्द समझ नहीं आ रहा है कि है क्या? उसी से शुरू हुई। मैं अपने दर्शकों को सौमिक का परिचय दे दूँ। सौमिक भारत में पैदा हुए और ऐसे परिवार में पैदा हुए जो विचारों की स्वतंत्रता को
बहुत महत्व देता था। यानी कि कोई अगर बच्चा भी है और उसके मन में कोई जिज्ञासा है, जो सवाल है, तो घर में ये मना नहीं किया जाता था कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछोगे? ऐसे परिवार में पैदा हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि सौमिक जब बहुत छोटे थे, तभी से इनकी रुझान जो है वह अ, आध्यात्मिक विषयों पर होने लगी, दर्शन की तरफ होने लगी और विचारों की तरफ होने लगी। आप यह समझिए कि और इसके साथ-साथ ही एक ख़ास बात इनके जीवन की और भी थी कि ये एक तरफ तो दर्शन की तरफ झुक रहे थे और दूसरी तरफ तकनीक की ओर। यानी कोडिंग 12 साल की उम्र में इन्होंने करना शुरू कर दिया था और जब 15 साल की उम्र थी इनकी, तब तक पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया था। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो हमारे लिए, आपके लिए अभी नया शब्द है, उस पर इनकी रुझान उसके जन्म से, जब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई बात शुरू हो रही थी, तभी से सौमिक की नज़र उस पर थी और लगातार इन्होंने अब तक 2 दशक से अधिक समय हो गया भारत में पढ़ाई के बाद ये बाहर चले गए और इन्होंने बैचलर कंप्यूटर साइंस में अ, स्नातक की उपाधि ली। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टैनफोर्ड से पीएचडी किया और बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर की डिग्री। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस में शोध कर रहा था या उसके प्रबंधन में शोध कर रहा था या कंप्यूटर साइंस जिसका कोर सब्जेक्ट था, जिसको हम कह सकते हैं, अपने दर्शन की रुचि के चलते ऐसे विषय को, यानी कि हमारे लिए तो ये जानकारी ही अपने आप में आश्चर्य है कि स्टैनफोर्ड में पुलिस की गतिविधियों पर रिसर्च करते हुए वैल्यूज वर्ड जो है वहाँ पे आपको वहाँ टकराए और वहाँ से फिर इन्होंने पीएचडी की और पीएचडी के बाद ये जो इनवैल्यूएबल है, अचीविंग क्लैरिटी ऑन वैल्यू, ये क्लैरिटी ऑन वैल्यू क्या है? साफ देखना आपने जैसे कहा आपने ये अच्छे से कहा कि हम जब किसी कठिन निर्णय से जूझते हैं, तो वो कठिन इसलिए होता है क्योंकि हमें साफ नहीं दिखता कि किस तरफ जाना है। मूल्य का सामान्य तौर पर अर्थ यह निकाला जाता है पैसे से, हाँ, लेकिन आप की किताब में मूल्य के बहुत सारे बिंदु आए हैं। हुँ, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को उसके बारे में बताएँ, क्योंकि ये एक तो सुमित, आपकी किताब में आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम मेरी नज़र में, मैं अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साहित्य तक पर ही लगभग बुक कैफ़े में मैं एक दिन एक किताब कार्यक्रम में हर दिन एक किताब की बात करता हूँ और उसका लगभग 940वाँ एपिसोड जा रहा होगा, यानी 940 किताबें मैंने बिना ब्रेक किए पिछले सालों में पढ़ी हैं, लगातार हर दिन। और मेरी नज़र में ऐसी कोई किताब अभी तक नहीं आई थी जो इतने वैज्ञानिक ढंग से, इतना शोधपूर्ण ढंग से भारतीय और पाश्चात्य दर्शन को, मनुष्य के जीवन मूल्यों को और उस जीवन मूल्य का अंतिम निष्कर्ष आपके जीवन में क्या होता है, जब आप किसी स्थितियों में पड़ते हैं तो किस रूप से निर्णय लेते हैं और अंततः आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कोई किताब इतनी स्पष्टता से और इतने वैज्ञानिक ढंग से उसको बता रही हो। किताबें दर्शन की हो सकती हैं, साहित्य की हो सकती हैं, आध्यात्म की हो सकती हैं, ज्ञान की हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान और विज्ञान को जोड़ना इस रूप में जिससे कोई भी आदमी अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सके, उसके लिए मैं बधाई दूँगा आपको सबसे पहले। और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक से हमें और हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगा। थैंक यू। तो हम आते हैं कि इस पुस्तक, पीएचडी आपने कर ली। फिर आपके दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको अ, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, जैसे तकनीक की के बहुत सारे, इस आपकी किताब की सबसे बड़ी एक और विशेषता मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि दर्शन चूँकि 12 साल की उम्र से भी पहले से ये पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके ज्ञान का दायरा क्या होगा। प्रतिभा के मामले में आप समझ लीजिए कि स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, पीएचडी की है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे काम किया है, तो क्या ज्ञान का स्तर होगा। तो
ये जो पढ़ रहे थे उसको ग्रहण कर रहे थे, उस पर शोध कर रहे थे, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। जब ये किताब लिखना हुआ तो एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास ज्ञान का अथाह स्रोत एक तरह से अर्जित कर चुका हो, उसके लिए किसी एक पुस्तक में चैप्टराइज़ेशन करके 9 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उतने अध्यायों में अपनी बात को समेटना एक बहुत कठिन काम। क्या छोड़ूँ, क्या पकड़ूँ? कई बार लिखते हुए जैसे मैं बोलता हूँ तो आप लोग कहेंगे मैं बोलता हूँ तो बोलता चला जाता हूँ। तो मैं सौमिक से जानना चाहूँगा कि ये किताब पीएचडी आपकी पूरी हो गई। फिर आपके दिमाग में क्या आया, इस किताब को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था? मैं जो समझ पाया मैंने दर्शकों को बताया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या है? अनुभव तो आपने बता दिया कि इसके बीज कहाँ से पड़े। हाँ, तो हाँ, इसमें 10 चैप्टर्स है 10 कि शून्य से शुरू होता है, शून्य इसलिए शून्य से 9। मैंने छोड़ दिया। हाँ, नहीं, बट इट्स इंटरेस्टिंग, जी। 9 ही है इनमें, 9 है, वो शून्य बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत से आया शून्य। तो ये किताब लिखने की जो कहानी है, ये ऐसे है कि पीएचडी जब खत्म हुई तो स्टैनफोर्ड में उस समय 10वीं सालगिरह मेरी डिपार्टमेंट की एक नई नाम दिया गया था, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो उसकी 10वीं सालगिरह में हर रिसर्च एरिया में किसी को बुलाया गया कि आप पेश कीजिए आपने क्या रिसर्च किया है। तो उस सालगिरह में मुझे डिसीजन एंड रिस्क एनालिसिस से बुलाया गया था कि आप पेश करो, आपने क्या किया है। तो वो जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, मेरा मानना है कि वो मेरा सबसे खराब प्रेजेंटेशन था, क्योंकि उसमें मैं पावर पॉइंट में मैंने सेट किया था टाइमिंग, बहुत प्रिपेयर कर रहा था, 6 मिनट थे बात करने के लिए, और मैं टाइमर जो है पावर पॉइंट में वो निकालना भूल गया। तो मैं जब बोलना शुरू किया तो स्लाइड अपने आप आगे बढ़ते गए। तो फिर मैं भागा भागा उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोल पाऊँ। तो जब तक 6 मिनट खत्म हुए मैं तो बहुत दुखी हो गया कि ये तो सबसे गंदा प्रेजेंटेशन था, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो मैं भूल गया। 3 दिन बाद एक प्रोफ़ेसर मैडम जो थी, वो उनसे मैं मिला फैकल्टी क्लब में, और वो बोली कि आपका जो प्रेज़ेंटेशन था, मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ, ये मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उनसे जब मिला तो उन्होंने कहा कि आप ये किताब लिखो। पहले उनसे उन्होंने पूछा थोड़े रिसर्च के बारे में, फिर बोला कि ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि सबसे कठिन बात कि मैं किताब का नाम क्या दूँ? वो तो ऑफ़ कोर्स सबसे कठिन बात होती नहीं है। उन्होंने कहा इनवैल्यूएबल, तो बस वही उसी से नाम पड़ा। तो फिर मैंने दूसरा सवाल किया था कि मैं कैसे लिखूँ इसको? क्या इसे सपोर्ट कहाँ से आएगा? बोला कि ये तो आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, जिस तरीके से हर लेखक बहाता है, वो तो जीवन का साधना आपका ही होगा। तो उसके बाद 12 साल लगे, तो 4 साल रिसर्च करने में और 12 साल उसके बाद, और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स आए। जो जो आखिरी वाला था, इसके पहले एक एक बहुत गहरा बातचीत हुआ मेरे प्रोफ़ेसर साहब से। तो वो लास्ट मैन्युस्क्रिप्ट वो पढ़े, उनको बड़ा मज़ा आया। तो मैंने उनको कहा कि ये तो आपको ही मज़ा आ रहा है, पब्लिशर्स को तो मज़ा नहीं आ रहा है वो। तो बोले कि हाँ, तो उन्होंने 2 बात कही। उन्होंने एक एक कही कि देखो, जा अमेरिका में जितने नॉवेल्स क्लासिक्स बनते हैं, वो क्लासिक्स तभी बनते हैं जब ऑथर मर जाता है। उसके बाद जाके क्लास। तो हम दोनों हँसे कि हाँ, ये तो अच्छी बात है ये सब समझना, और दूसरी बात ये है कि तुम जो लिख रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें बात कर रहे हो जो मैंने तुम्हें नहीं सिखाई है। जैसे कि काउंटिंग, गिनती। तो ये तो मैंने नहीं पढ़ाई, ये तो तुम्हारी ओरिजिनल सोच है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो इंटरेस्टिंग है। तो जब 5वीं मैन्युस्क्रिप्ट ये जो है आपके हाथ में, ये शुरुआत में मैंने तय किया कि ये किताब है अपनी सच्चाई को जानना, अपनी ऑथेंटिक सच्चाई जो है। तो उसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे खुद की सच्चाई को निकालना है, और बाकी कहानियों से अलग करके कि मैं नया क्या बोल रहा हूँ। तो उसको समझाने के लिए मुझे ऑफ कोर्स आई हैव टू स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा-सा मुझे बताना पड़ेगा कि वो यहाँ तक लाए। अब मैं यहाँ से एक छलांग मार रहा हूँ। तो ये किताब उस छलांग की है, लेकिन छलांग समझाने के लिए मुझे यहाँ तक थोड़ा-सा लाना पड़ेगा। तो ये थी इनिशियल सोच। सौमिक का सवाल अब शुरू होगा। हाँ, दरअसल अभी तक हम लोग हाँ, किताब के आपके लिखे जाने की प्रक्रिया पर बात कर रहे थे। ये मनुष्य और विज्ञान, विज्ञान और दर्शन, दर्शन और अध्यात्म, इन सब के बीच वैल्यूज़ को
आप कहाँ देखते हैं? और किसी भी इंसान के जीवन में यह किस रूप में, जैसे एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अ, की आवश्यकताओं में उलझा हुआ है, उसके लिए मूल्य का क्या मतलब है? यानी मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, मैं विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के आपसी संबंधों की बात कर रहा हूँ, जो आपके पुस्तक में हर अध्याय में, मैं कहूँगा अपने दर्शकों को, आपको अगर अंग्रेज़ी आती है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आपको विज्ञान में रुचि हो या दर्शन में हो या अध्यात्म में हो, तो या अगर इन तीनों में ना भी हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो आप इन वैल्यूएबल को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को इनवैल्यूएबल बुक्स के तौर पे ये उपलब्ध है अमेज़न पे और बाकी दूसरे फ़ोरम पे। ₹701 इसका मूल्य है। अ, आप सवाल का उत्तर दें। तो ये बहुत ही गहरा सवाल है, तो मैं शुरुआत में ये कहूँ कि वैल्यूज़ जो है, ये इतनी इतनी फंडामेंटल है, ये इतनी अहम है हमारे जीवन में। हम जब निर्णय लेते हैं, तो निर्णय कैसे सही है, कैसे गलत है, ये इसका तय आप तभी कर पाओगे, जब आपको ये पता हो कि आप किस चीज़ की को मूल्य देते हैं। अगर आप मूल्य के विषय पे कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे। तब सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा। तो इसीलिए उस समय निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप किसी भी धर्म से हो, नास्तिक हो, डज़न्ट मैटर। जब भी आपको निर्णय लेना है, आपको एक स्पष्टता से देखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। अगर ये सवाल आप नहीं उत्तर दे सकते हो, तब आप निर्णय नहीं ले पाओगे ठीक से। एक ये तो नंबर 1 है। सेकंड है कि अगर आप ये उत्तर दे भी सकते हो, तो आपको कैसे पता कि आपने जो उत्तर दिया कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये सही उत्तर है आपके लिए? ये कैसे पता? जैसे कि मैं एक डिफ़िकल्ट उदाहरण देता हूँ, जैसे कि नाज़ी जर्मनी में। तो उस समय उनका जो अगर आप उनसे पूछते कि आप क्या चाहते हो? तो वो बोलते कि ह जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उनको जल्द से जल्द कैसे मार सकते हैं, ये हम चाहते हैं। अब आप क्या कहोगे कि हाँ, चलो हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे करना है? या फिर आपके अंदर एक हिचकिचाहट होती है कि ये क्या बेहुदा चाहत है? लेकिन दोनों में एंगेजमेंट की कोई संभावना नहीं है। आप इनसे वार्तालाप नहीं कर सकते हो। आप आप इनके साथ आगे की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने विपरीत हैं आपके खुद के विचार से कि आप इनको अभी ह्यूमन से भी अभी अगर जो पढ़ते हैं उस समय का हिस्ट्री, उनको ह्यूमन्स भी नहीं समझते हैं। वो लोग बोलते हैं ये इविल है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी के सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके विपरीत ख्याल रखते हैं। तो आप उनसे कैसे जूझोगे? हाउ हाउ विल यू आस्क? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? तो ये मैं समझा कि हमारे पास हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है कि हम नॉन जजमेंटल, यानी कि किसी को आप नॉन जजमेंटल क्या बोलोगे हिंदी में? जिस पर कोई मतलब किसी के पक्षधर ना हों, हाँ, अ, नॉन जजमेंटल का निष्पक्ष निष्पक्ष हों। निष्पक्ष जी। भाव से आप अगर कैसे हम एक-दूसरे के साथ पेश आएँ, ये हमें सिखाया नहीं जाता कहीं पे। तो इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है रॉबर्ट हार्टमैन का। तो उन्होंने इस पे बहुत सोचा कि वो नाज़ी जर्मनी से भागे थे और उन्होंने ये तय किया कि उनके जीवन में वो ऐसा मैथमेटिक्स निकालेंगे ताकि मनुष्य वो गलतियाँ दोबारा न दोहराए। तो उसमें वो फ्रेमवर्क हम जा सकते हैं डीप में, बहुत मज़ेदार फ्रेमवर्क है। उसको इस्तेमाल करने से निष्पक्ष भाव से आप खुद की सोच को परख सकते हैं कि हाँ, मैंने कोई गलती की है और दूसरों को भी समझा सकते हैं कि अगर आप ये मूल आधार मानते हैं, तो आप अभी जो कह रहे हैं, ये इस मूल आधार से टकराते हैं। तो एकदम नॉन जजमेंटल हुआ कि बहुत आराम से, दोस्ती भाव से हम ये बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थी दूसरी बात और तीसरी जो है कि ये वैल्यूज़ की जो एंगेजमेंट है, हमें यूजुअली धर्म से मिलती है। हर धर्म गुरु बोलते हैं कि आप ऐसे जीवन व्यतीत करें, तो वो तो 20th सेंचुरी के लिए ठीक था। अभी 21st सेंचुरी में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें अब धर्म में रुचि नहीं है
और जो धर्म में रुचि रखते भी हैं, वो गए मंदिर, गए मस्जिद, गए चर्च, और फिर वो शायद हफ्ते में शायद 1 दिन गए, और बाकी 5 दिन क्या कर रहे हैं? वो तो ऑफ़िस में हैं। हम सब मटीरियलिस्टिक लोग हैं। हम काम करते हैं, हमको पगार मिलता है, तो और हमें वहाँ पे नंबर से जज किया जाता है। तो जब गिनतियाँ शुरू हो जाती है आस-पास, आध्यात्म का दूर-दूर तक नज़र नहीं आता है। तो हम उसका कैसे सेंस बनाएँ कि ये तो हम अच्छी बड़ी-बड़ी बातें सोच रहे हैं, और लेकिन जहाँ पे काम है और जहाँ पे हम एक-दूसरे से पेश आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो उसको, इन दोनों को हम एक साथ कैसे जोड़ें? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने एक सिद्धांत लिया था, पैटर्न्स, जो आप शुरुआत प्रेफ़ेस में अगर पढ़ेंगे, तो उसमें कि ये किताब स्पिरिचुअलिटी से लेसन्स नहीं लेगा। ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तत्वों से एक सवाल उठाएगा कि एक एक कन्फ्यूजन है, एक पज़ल है, और उसका जो सॉल्यूशन है, वो मटीरियलिज़्म से निकालेगा। मटीरियलिज़्म को आप क्या कहोगे हिंदी में? मटेरियलिज्म का मतलब जो भौतिकतावाद। हाँ, भौतिकवाद। ब- हाँ, तो भौतिकवाद, नास्तिकवाद, वहाँ से पकड़ेंगे। और जो मेरी कोशिश ये है कि आप अगर इसको सचमुच गहराई में देखोगे, तो भौतिकवाद में भी, नास्तिकवाद में भी अगर एकदम गहराई तक जाओगे, तो वो बहुत फिलोसॉफ़िकल है। वो बहुत क्या कहोगे, फिलोसॉफ़िकल, दार्शनिक। दार्शनिक, उसमें भी उसकी एक अपनी दिल को छूने वाली भाव है, और उस भाव, वो कोई कम नहीं है आध्यात्म के भाव से, लेकिन वो आएगी अकाउंटेंट गिनती से आएगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इस आपकी इस बात को अगर हाँ। हम आधार बनाएं तो क्या हर व्यक्ति के लिए मूल्य का अलग अर्थ है? एक सवाल ये है। हाँ, हाँ, तो उसका, हाँ, वो लेट्स टच ऑन दैट। तो मूल्य का अर्थ हर व्यक्ति अलग-अलग सुनता है। तो वैल्यूज़ जब हम सुनते हैं, तो कॉमन जो लोग समझते हैं, वो है कि कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कि सच बोलना, इंटेग्रिटी, ये अच्छी बात है। कोई ये यूनिवर्सल है। बट मैं इसके ऊपर नहीं बात कर रहा। सो दूसरा होता है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि कितना ऑप्टिमाइज़ करना है, वो मैथमेटिक्स में चले जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं नहीं बात कर रहा, वो भी है वैल्यूज़ का यूज़। तीसरी, जो जिस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है कि आपको, आपके निर्णय में क्या चाहिए? आप किसको मूल्य देते हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। काम, और मैंने एक थोड़ा-सा बाउंड्री बनाया है कि काम में, क्योंकि हम घर पे भी उतना नहीं रहते जितना हम काम में रहते हैं, तो प्रोफ़ेशनली। तो वहाँ आके कैसे हम इंस्पायर हो सके गिनतियों से, क्योंकि जब भी आप किसी इंसान से बात करें, बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि उनको बर्नआउट हो रहा है, उनको मूल्यवान नहीं लग रहा है अपना काम, वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, वो सिर्फ कर रहे हैं ताकि पैसे मिले। अ, सुमित, जो व्यक्तियों के बीच या विचारों के बीच या दर्शन के बीच जो टकराव है, हाँ। आपने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों की बात की। अभी आपने नाज़ी जर्मनी का उल्लेख किया। ये जो कट्टरता है, और आपने उस बातचीत के दौरान एक बात और कही कि ये आपका कहना है कि हर व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं। ये जो मूल्यों का टकराव है, हुँ। उनके बीच आप किस तरह से सामंजस्य की परिकल्पना करते हैं? क्या हमारे वैल्यूज़ हो सकता है दूसरे हों, आपके वैल्यूज़ दूसरे हों, और जो हमारे कैमरे के पीछे बैठे हैं, उनका मूल्य हो सकता है, जीवन मूल्य दूसरा हो। हुँ। तो जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर इतना बँटा हुआ है, एक समूह के स्तर पर भी वह बँटा हुआ है और विचार के स्तर पर भी बँटा हुआ है। हुँ। आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आपका एक हुँ। बहुत महत्वपूर्ण इस पुस्तक में एक बात आपने लिखी है। आपने कहा है कि विज्ञान जो है, तकनीक जो है, उसका भी एक अपना मूल्य है, और वह कभी अपने जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, उससे इतर कोई काम नहीं करती है। अगर तकनीक या विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है, हुँ। तो जो उसके पीछे बैठ रहा है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, वह उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे मेरे जो प्रोफ़ेसर थे रॉन हार्डी, कहते थे कि टेक्नोलॉजी इज़ एमोरल। उसमें जैसे कि कैलकुलेटिंग मशीन, आप 1 प्लस 2 3 कर रहे हो, उसमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, वो आपको हमेशा आंसर देगी। लेकिन आप 1 प्लस 2 कर रहे हो, नाज़ी एरा में कितने लोगों को मारोगे, या फिर हॉस्पिटल में कितने लोगों को बचाएँगे, कितना ऑक्सीजन देंगे, ये पूरा आपके आपके ऊपर है। ये आपसे आती है मोरालिटी,
है ना? ये जो मूल्यवान की मूल्यता का जो आइडिया है, ये टेक्नोलॉजी में नहीं है, ये हम इंसानों में है। तो आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वैल्यूज़ जो है, क्या मैं ये मानूँ कि वैल्यूज़ मॉरल का सब्स्टिट्यूट है? सो मॉरल्स भी एक बहुत डिफ़िकल्ट शब्द है। मॉरल्स से थोड़ी हिचकिचाहट है क्योंकि लोगों को ऑफ़न टाइम्स कंट्रोल किया जाता है उस शब्द से। वैल्यूज़ मुझे बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि वो पर्सनल है, वो आपको प्रेरित प्रेरित करती है। तो वो उससे हर इंसान अगर आप भारत की बात करें, तो भारत में रिलिजन्स तो हैं, लेकिन हर इंसान खुद की रिलिजन खुद ही बनाता है, कि उनकी इंटरप्रिटेशन से। और हर इंसान यहाँ पे जाओ तो वो अलग-अलग तरीके से समझाएँगे। तो ये खूबसूरती है हमारी देश की। तो वो अब उनकी वैल्यूज़ हैं, तो ऑलरेडी है। तो ये किताब ये नहीं कह रही कि आपको वैल्यूज़ लाना है, ये उल्टी किताब है। ये कह रही है कि आपके पास है, हमें सीखना है कैसे चुप होके आपको सुनना है, ताकि आपकी जो वैल्यूज़ है, हम सुन पाएँ। ये सुनने की टेक्नोलॉजी है। अब हम इस किताब के अध्याय पे जैसे ज़ीरो की शुरुआत हमने हाँ, 9 अध्याय की जब मैंने बात की, आपने कहा ज़ीरो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हर किताब में आपने कुछ चित्र दिए हैं। दूसरा, हर किताब में आपने किसी न किसी आध्यात्मिक दर्शन से या किसी विचार से, किसी चिंतक की बात से, किसी लोक कथा से, पुरा कथाओं से, धर्म ग्रंथों से उद्धरण भी लिए हैं। अ, किसी भी कालखंड का मुझे लगता नहीं कि कोई कालखंड बचा है जिसके उद्धरण इस किताब में ना आए हों। आप वेद की भी बात करते हैं, पुराणों से भी लेते हैं, उपनिषद से भी लेते हैं, चीनी लोक कथाओं से भी लेते हैं, पाश्चात्य दर्शन से भी लेते हैं। तो जब आप ज़ीरो से शुरू कर रहे थे और फिर आखिरी आप पाते हैं द इन्फिनिटी। एक तरफ शून्य है, दूसरा तरफ अनंत हाँ, है। ये और इनके बीच आप पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और दूसरी एक विशेषता ये भी है कि आप हर अध्याय के बाद एक तरह का सवाल छोड़ते हैं। सूत्रों में समझाने की कोशिश करते हैं कि इस अध्याय में इन-इन बिंदुओं को आपने पढ़ा होगा। आप ये भी एक करते हैं कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल भी उठ रहे होंगे, तो आप उसका एक लाइन में एक अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। और फिर आपने एक जगह छोड़ रखी है, मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि बाकायदा नोट्स भी है कि आपने अगर उस चैप्टर को पढ़ा, तो उसमें से कोई बिंदु पढ़ते समय अगर आपके ध्यान में आया, तो आप उसको नोट कर लें। और बाकायदा उसका क्रम संख्या के साथ, चूँकि आप कंप्यूटर साइंस के छात्र रहे हैं, तो आपने इस पुस्तक को भी उसी रूप में बनाने की कोशिश की है कि कोई भी पाठक पढ़ के केवल ये ना लगे उसको कि उसने कोई एक किताब पढ़ी, कोई एक विचार पढ़ा, कोई एक चिंतन पढ़ा, कोई एक दर्शन पढ़ा, तो निकल जाए। आप ये चाहते हैं, शायद मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य यह है कि अगर आप इस किताब के अलग-अलग अध्यायों से गुज़रो, तो उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसका प्रयोग करो और अपने जीवन में उसको उतार कर देखो कि कहाँ तक आपने उससे सीखा। तो ये जो ज़ीरो से अनंत तक की यात्रा है, उनके बीच जो चैप्टर हैं, मैं चाहूँगा कि हर चैप्टर पर थोड़ी-थोड़ी बात आप अवश्य हमारे दर्शकों को बताएँ। और जो कथाएँ ली हैं, बहुत सारी कथाएँ इनके बीच में हैं, उनका चयन चूँकि आपने लंबा एक 12 साल का समय है, 5 मैन्युस्क्रिप्ट के बाद, और ये तो पूरी किताब बन जाने की बात है। नोट्स आपने बनाए होंगे इतने सालों में, तो उसकी प्रक्रिया के बीच और जो चुन रहे थे आप, चाहे वो गीता से चुन रहे हैं, चाहे वो उर्दू से चुन रहे हैं, उर्दू शायरों से चुन रहे हैं, चाइनीज़ ग्रंथों से चुन रहे हैं, तो उसकी पद्धति क्या अपनाई थी आपने? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। तो ठीक है, मैं शुरुआत में ये बोलूँ कि ये जो चित्र देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत चित्र हैं। जैसे और ज़ीरो हाँ, ज़ीरो। तो ये बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट हैं, अन्वेषा गांगुली, मुझे बहुत समय लगा सही आर्टिस्ट पाने में। तो उनके हमारी टीम में योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो मुझे लगा था कि ये जो इतनी सुंदर जो भाव है, वो चित्र से भी आनी चाहिए, शायरी से भी आनी चाहिए। और
प्रोज़ से भी आनी चाहिए। तो हर तरीके से, और फिर उन इन सब से नहीं आई, तो फिर सवालों से आनी चाहिए। इसलिए सवाल हैं, क्योंकि सवाल आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, कि मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपने किताब पढ़ा, आपको एंटरटेनमेंट मिला। एंटरटेनमेंट मिलने का मैंने बहुत प्रयास किया है देने का, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है। गोल है कि आप खुद सोचें कि ये आपके लाइफ में क्या वैल्यू देगा। तभी जाके असली जो इसका गोल है वो मीट होता है। तो ये मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। फिर आपने बहुत सुंदर, आप पांडे जी, आप बहुत गहरे इंसान हैं। आप जिस तरीके से समझ रहे किताब को ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं ज़ीरो से शुरुआत जी। करता हूँ। तो ज़ीरो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश से शून्य आया, और ये इतनी अहम चीज़ है कंप्यूटर साइंस के लिए भी। और अगर आप देखते हैं कि यूरोप में क्या होता था, ज़ीरो के पहले वो बेचारे रोमन न्यूमेरल से जूझ रहे थे। और रोमन न्यूमेरल मतलब बड़ी-बड़ी नंबर्स, मतलब इतना लिखना पड़ता था। फिर उनको ऐड करने के लिए उनको कंसल्टेंट चाहिए थे कि भैया इनको पता है कि रोमन न्यूमेरल कैसे ऐड करते हैं। तो जब ट्रेडर्स आए, इनको हिंदू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। तो ये जो शून्य गई यूरोप में, तो ये बोला कि अरे ये तो इतना ईज़ी बना रही है मैथमेटिक्स को। तो फिर कंसल्टेंट्स का जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया कि हम क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैन कर दिया कि आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ये बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए। तो फाइट हुआ, और उस फाइट के बाद बहुत, शायद 100 साल से ज़्यादा, फाइनली यूरोप में बहुत गाली-गलौज के बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बहुत ईज़ियर है। और हमारे यहाँ तो ये कितने, मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स ये चला आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये एक तो अचंभा होना चाहिए कि कैसे आया यहाँ पे। और अब अभी दुःख की बात ये है कि हमारे जो शास्त्र हैं, हम उनको धर्म ग्रंथ बना देते हैं। बट धर्म ग्रंथ बनाने का ये तो अर्थ नहीं है कि आप उनको पूजा करो, सोचो कि कोई आपको आशीर्वाद दे, और फिर गहराई तक ना जाओ। हमारे जितने भी बड़े-बड़े टीचर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप सोचो, आप सवाल करो। और ग्रंथों को भी देखेंगे, तो क्या है, वो सवाल-जवाब, सवाल-जवाब। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। गुरु ने हज़ार बार वही बात कही, तब भी शिष्य एक और सवाल करता है। ये हमारे खून में है सवाल करना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस संस्कृति से शून्य किस प्रकार आया, तो आप वेद में, सबसे पुराने वेदों में भी देखोगे तो ये श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये पूर्ण, वो पूर्ण, इस पूर्ण से वो पूर्ण आया। पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब आप पूर्ण को पूर्ण से निकालेंगे, तो जो रहेगा वो ही पूर्ण ही है। अब आप किसी भी संस्कृति में जाइए, नॉट नेसेसरली इंडिया, विदेश भी जाइए, तो हर धर्म, हर कंट्री, जब भी उन्होंने पूर्णता के बारे में सोचा, तो उनका जो सिंबल था वो था सर्कल। नो बिगिनिंग नो एंड, जिसका शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। और वो वही सिंबल हम ज़ीरो के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे, और इस श्लोक को आप हम जो कहते हैं पैरामीटराइज़, मतलब उसमें हम पूर्ण को चेंज करेंगे, बाकी सब वहीं वहीं की वहीं रहे, और पूर्ण को आप कर दीजिए शून्य। तो ये श्लोक बिल्कुल और गहराई बढ़ जाती है। तो दिस इज़ नथिंग, दैट इज़ नथिंग, फ्रॉम नथिंग कम्स नथिंग। और ना, फ्रॉम नथिंग कम्स नथिंग, ये है बेसिस फिजिक्स के लिए। ये अगर आप नकारोगे, तो आपका साइंस गिर जाएगा। ठीक है? यू कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम, फ्रॉम नथिंग हैज टू कम फ्रॉम नथिंग। इज एक, सबका एक फाउंडेशन रहेगा। तो नथिंग, फ्रॉम नथिंग कम्स नथिंग, एंड समथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग। तो देन इफ यू पुट जीरो, एकदम शून्य को डालेंगे, तो लास्ट जो लाइन है वो बन जाता है कि व्हेन यू टेक अवे जीरो फ्रॉम जीरो, जीरो से जीरो निकालेंगे तो रहेगा जीरो। तो ये कमाल की बात है कि हमारी पहली इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेस किया गया था, शायरी स्टाइल से। और ये हम तालियां भी नहीं बजाते, हम सोचते भी नहीं कि ये क्या है। सबसे मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, भूल जाइए इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन फिलोसफी, सब भूल जाइए। आप जस्ट मैथमेटिक्स को सोचिए कि जीरो की डेफिनेशन क्या है। जीरो इज दैट नंबर विच यू गेट इफ यू ऐड एवरी नंबर यू कैन इमेजिन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपने एक भी नंबर को की कल्पना नहीं की, तो आपको जीरो नहीं मिल सकता है। तो मैं जब बच्चों को ये बताता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो आप बताइए, पहले बोलते थे कि जीरो इज एम्प्टी, आप क्या बताते हो, जीरो एम्प्टी और इज इट फुल? तो बोलते कि लुक्स लाइक इट इज ऑल्सो फुल, इट इज एम्प्टी एंड इट इज फुल। आपको कोई धर्म की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आज की मैथमेटिक्स है। ये आपको सिखाया गया है, आपको पता है। लेकिन
कोई आश्चर्यता नहीं है, कोई मज़ा नहीं लेते हैं हम लोग, हाँ, हाँ, ठीक है, यही है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये किसने बनाया है और क्या खा के बनाया है? ये कमाल की सोच है। तो आप इस तरफ क्यों लौटना चाह रहे थे? आपके हाँ, दिमाग में क्या हाँ, था कि जो दुनिया के इतने बड़े थॉट्स और दर्शन हैं, हाँ। आप कंप्यूटर साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के बीच में आपको ये बात दिमाग में कैसे घुसी कि मुझे लोगों तक इस बात को लेके क्यों जाना है और उनको पढ़ना चाहिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि आध्यात्म वहाँ पे है, गिनती यहाँ पे है, हाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है। जो लोग आध्यात्म के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने आविष्कार किया शून्य। शून्य है वो कल्पना जो हम गहराई से महसूस कर रहे हैं। उसी मैथमेटिक्स की उत्पादन हुई हमारी भावनाओं से। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उनको लगता है कि गिनना मतलब भावनाओं से एकदम नाता तोड़ना। यू नो आप कैन यू जी, गेटिंग जी, व्हाट मैं हाँ, समझ सकता हूँ। मैं प्लेटो का मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण उनके यूनिवर्सिटी के बाहर एक वाक्य लिखा था कि गणित की जानकारी जिसको नहीं है उसका प्रवेश यहाँ पे वर्जित है। हिंदी में जो हम हाँ, समझ पाते हैं। हाँ। तो गणित इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन अब इसके बाद जो दूसरा आपने द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस सीधे ज़ीरो से आप बिज़नेस 1 पे पे हाँ, 1 पे हाँ, कैसे कैसे आए? आए? सो ये भी कमाल की बात है। तो मेरे पिताजी लेके गए थे मैं 15 साल का था, तो ये रामकृष्ण मिशन के एक 80 साल के संत थे, साधु थे। उनका नाम था रंगनाथानंद जी, ही वाज़ द प्रेज़िडेंट जी, महाराज ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो ये इंडिया कोलकाता में, नहीं, चेन्नई में। चेन्नई में, तो ओके। पता नहीं कहाँ थे, पर वो आए थे उस समय जी, चेन्नई में जी। एक एक भाषण देने, और भाषण का टॉपिक था बिज़नेस। अब ये इंडिया ही एक देश है जहाँ पे एक मंक भाषण देगी बिज़नेस क्या है। तो कमाल का भाषण था, और मेरे पिताजी ने कहा था कि ये स्वामी जी जो हैं, ये कभी दोहराते नहीं हैं। एक शब्द एक ही बार बोलेंगे और तुम्हें हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और वैसे ही हुआ। तो उन्होंने बहुत साधारण सी बात कही। बोले कि देखो, बिज़नेस इज़ सर्विस। आप जो सर्व करते हो लोगों को अच्छी भावना से, तो लोग उससे कृतज्ञता फ़ील करते हैं। तो उस कृतज्ञ भाव से वो आपको कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि सोचना कि मुझे कितना मिलेगा। आप बस सेवा करो, लोग मूर्ख नहीं हैं। अगर आप सचमुच सेवा कर रहे हो, तो वो उनके स्वार्थ के लिए आपको बचा के रखेंगे। ये सीधी-सी बात है। अगर आप मेरे मेरे लिए सेवा नहीं कर रहे हो, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिज़नेस लाइक एंड व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग। लेकिन आप कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप बिज़नेस में रहो, क्योंकि मुझे आपकी सेवा चाहिए। ये इतनी सी बात है बिज़नेस, बस सेवा। तो ये तो मुझे लगा कि 15 साल में ये तो एकदम कॉमन सेंस है, ये तो एकदम सही बात है। फिर मैं जब गया बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ने, तो ये मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। मतलब प्रोफ़ेसर से नहीं, बट जनरल कल्चर से। क्योंकि वहाँ पे कोई डिफाइन नहीं करते हैं बिज़नेस, ये तो ऑब्वियस लगता है लोगों को, पर जब पूछोगे कि आपको क्या लगता है बिज़नेस क्या है? ओह! बिज़नेस मतलब प्रॉफ़िट बनाना। अच्छा, एक ये तो बताते हैं, और दूसरी बताते हैं कि शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा, प्रॉफ़िट करना तो आप बहुत लोग काम करते हैं, आप प्रॉफ़िट देखते हो आपकी जेब में आता है? बोलते उतना नहीं आता। तो आप क्यों क्यों कर रहे हो? तो मैंने अगर आपको एक डील दिया कि आपकी जो तनख्वाह है, हर साल अब मैं आपको दूँगा, लेकिन बदले में आप कोई काम नहीं कर सकते जो आपको अच्छा लगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ कांस्टेंट वेकेशन पे रहोगे। आप लोगे? आज तक वो कोई बंदी नहीं मिला जो हाँ, मैं ये डील मुझे मंज़ूर है। इसका मतलब कि लोग जब कहते हैं कि मैं प्रॉफ़िट के लिए काम करता हूँ, वो ठीक से सोच नहीं रहे हैं। उनको उन उन वो उनमें गहराई है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है, वो गहराई को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये था प्रॉफ़िटेबिलिटी, दूसरा है शेयर होल्डर वैल्यू। तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन अगर आप कहते हैं आपके बिज़नेस का वही पर्पस है, इट इज़ लाइक सेइंग कि मेरा जीवन का उद्देश्य है, मेरे बैंकर को खुश रखना। ये किसका जीवन का उद्देश्य हो सकता है? ये तो बहुत सिली है। तब जब बताता हूँ तो बोलते हैं, हाँ, ये तो स्टूपिड साउंड कर रहा है, ये नहीं है मेरा जीवन का उद्देश्य। तो हाँ, पैसे लिए तो पैसे डेफ़िनिटली लौटाने चाहिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है आपका। और जब आप बिज़नेस लीडर्स के पास जाओगे, उनकी कहानी पढ़ोगे, तो वो कमाल की बातें करते हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड, जो कि माने जाते हैं कैप्टन ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि बिज़नेस को तो प्रॉफ़िट बनाना ही है, नहीं तो वो आउट ऑफ बिज़नेस हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ़ गोल है प्रॉफ़िट बनाना, तब उसको तो बिल्कुल आउट ऑफ बिज़नेस होना चाहिए, बिकॉज़ इट हैज़ लॉस्ट द पर्पस फॉर इट्स एक्जिस्टेंस।
बिजनेस हैज टू हैव अ पर्पस। और डिज्नी के जो फाउंडर थे उन्होंने कमाल की बात कही, बहुत संक्षेप में कही कि आई डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी। मैं मूवीज पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं पैसे बनाता हूँ ताकि मैं अमेजिंग मूवीज बना सकूं। क्या बात है! क्या बात है! है ना? आप खूब पैसे बनाओ, लेकिन किस लिए बना रहे हो? बहुत कमाल का काम करने के लिए। गांधी जी जाते थे जब देश में पूरा दौरा लगाते थे, बोलते थे मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए। और लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि गांधी अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, सही बात। राइट? गांधी किस लिए थे? उनका इतना बड़ा उद्देश्य था। बहुत अच्छी बात आपने कही और आते हैं हम्म। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है इनपुट, आउटपुट एंड न्यूमिनस मैट्रिक्स। और बड़ा अच्छा इसमें चित्र है। ये चित्र ऐसा आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ग्लास में शीशे के मर्तबान में 2 तरफ, एक तरफ रेत भर देते हैं और वो फिर भर के वो अपने आप उलट जाता है, दूसरी तरफ चलने लगता है। ये इस अध्याय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सारे ही अध्याय महत्वपूर्ण हाँ, हैं। सारे आप ये नहीं कह सकते हाँ, कि ये महत्वपूर्ण है। ये भी सही बात है। तो मैं इस अध्याय से पहले मैं एक एक और चीज़ कहना चाहता हूँ पिछले अध्याय में, तो ये हेल्प करेगा। जी, जी। तो ये पिछले अध्याय में एक टूथ ब्रशिंग का एग्ज़ाम्पल था, आई थिंक, राइट? जी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसपे हम बिल्ड करेंगे। सो हम जो मैट्रिक्स की जो पर्पस होती है, वो बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि अ गुड मैट्रिक इज़ वन दैट इज़ क्लियर, जो स्पष्ट हो। अगर स्पष्ट नहीं है तो वो अच्छी मैट्रिक नहीं है। लेकिन यूज़फुल मैट्रिक, जो काम वाली मैट्रिक है, काम वाली गिनती, वो है जो कि आपकी एक्शन ड्राइव करे। एक्शन यानी कि आप एक्चुअल वर्क। तो जैसे कि हम कितनी बार दाँत माँजते हैं, वो है एक मैट्रिक। और वो मैट्रिक बहुत कमाल की मैट्रिक है, वो आप हर रोज़ सोचते हो कि आज मैंने अभी माँजा नहीं है, तो अभी जाके माँजो रात में सोने से पहले, ठीक है? वो एक्शन जो है, अब दाँत माँजना, उसी से आपको डेंटल हेल्थ मिलता है। और डेंटल हेल्थ इज़ व्हाट यू आर आफ्टर। लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव ब्रश्ड इज़ नॉट इक्वल टू डेंटल हेल्थ। एंड डेंटल हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड। आप कैविटीज़ मेजर कर सकते हो, अगर 2 इंसानों की एक ही नंबर ऑफ कैविटीज़ है, तब आप कह नहीं सकते किसका खराब, ज़्यादा खराब, तो आपको एक्स-रे लेना पड़ेगा। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप और ये जो मैट्रिक है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ब्रश्ड, इट इज़ सो सिंपल, इट ड्राइव्स एक्शन एंड एक्शन इज़ व्हाट क्रिएट्स द वैल्यू। तो ये इंग्लिश में एक मुहावरा डाला है, जो मैं हिंदी में कोशिश करूँगा, हाँ, ठीक है? करिए। तो इंग्लिश में कि व्हाट काउंट्स कैन नॉट बी काउंटेड एंड व्हाट वी आर काउंटिंग डज़ नॉट ट्रूली काउंट। तो हिंदी में होगा जो गिनते हैं, वो गिनता नहीं। जो गिनते हैं, वो गिनता नहीं। जो गिनता है, उसकी गिनती नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल आइडिया। जो आप सचमुच में चाहते हो डेंटल हेल्थ, वी डोंट इवन नो कहाँ से शुरू करें। एंड इट इज़ नॉट यूज़फुल टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने इतना पूछा कि कितनी बार ब्रश किया, दैट इज़ द रियली इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि अब जो सेकंड चैप्टर में जा रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट मैट्रिक्स, इस फाउंडेशन पे बेस्ड है। तो हम चाहते हैं क्या? हमें जैसे कि आम की सीज़न अभी ख़त्म हो रही है, तो मुझे आम खाना पसंद है, तो आई वांट लॉट ऑफ मैंगोज़ ऑन अ ट्री। अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत सारे आम चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आम बनने वाले नहीं मेरे सोचने से। राइट? हमें प्रॉफिट्स चाहिए, बढ़ाओ प्रॉफिट्स। कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं आते। द ह्यूमन ब्रेन शट डाउन हो जाता है। तो अगर आपको आम अच्छे चाहिए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सीड अच्छी है कि नहीं, सॉइल जहाँ पे आप प्लांट करोगे वो अच्छा है कि नहीं, पानी ठीक से दिया, ठीक समय पे प्लांट किया। ये सारी बातें जो गार्डनर सोचते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको नेचर का विद्यार्थी बनना पड़ेगा। और सारा काम किया, तब भी एक समय ऐसा आता है कि आपको सरेंडर करना है कि चलो मैंने तो सारा कर दिया, अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है, नेचर अपनी कमाल करेगी या नहीं करेगी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो उसी उसी जो वो जो मनोवृत्ति है, वो अगर हम ला सकें बिज़नेस में कि हाँ, हमें प्रॉफ़िट चाहिए, लेकिन प्रॉफ़िट्स चाहने से तो नहीं आती, सेवा से अलग आपकी एक आइडिया होती है कि हम जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, हम किस तरीके का सेवा कर रहे हैं, वो कैसे सेवा बढ़ सकता है। वो अगर आप सोचें और मैट्रिक्स जो ड्राइव करती हैं, तो शायद जाके आपको वो आउटपुट मैट्रिक मिलेगी जो आप चाहते हैं। सुमित, आपने अपनी किताब में किसानों को बड़ा महत्व दिया है और ये
हमारे दर्शकों को शायद इस बात का पता होगा कि पूरा हमारा जो वैदिक कालखंड है और जो वेदों की संरचना है वो भी प्रकृति पर बेस करती है, निर्धारित करती है और उसमें भी किसान, गोपालक और बाकी प्रकृति से जुड़े हुए मतलब प्रकृति की पूजा है, उनको प्रसन्न करने के मंत्र हैं और उनकी उनकी जीवन पद्धति है, हमारे वेदों में भी। एक तरफ प्रकृति से और किसानों से आप सीखने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारा विज्ञान है या हमारा जो शहरीकरण है, जो महानगरों की तरफ हम तेज़ी से उन्मुख होते जा रहे हैं और जो लोग तकनीक में हैं या जो लोग पैसा बहुत ज़्यादा अर्जित कर चुके हैं या जिनको शिक्षा मिल गई है, आप उन गिने-चुने लोगों में हैं जिन्होंने विज्ञान को, तकनीक को की उच्च स्तरीय डिग्री उपाधि हासिल करने के बाद भी किसानों की तरफ उनसे सीखने की बात बार-बार कही है अपनी किताब में, अपने अलग-अलग अध्यायों में। जब भी आप उदाहरण देते हैं, अभी भी हमारी बातचीत में आपने किसानों का एक उदाहरण एक पौधे का भी उदाहरण दिया, तो आपने वहाँ पे बीज की बात की, मिट्टी की बात की, उसके मौसम के समझने की बात कही और ये कहा कि केवल चाहने से, केवल कल्पना करने से चीज़ें हासिल नहीं होंगी, बल्कि आपको वह समझना पड़ेगा, उस बिंदु तक पहुँचना पड़ेगा। ये इसके पीछे आपकी सोच क्या है और क्या आप ऐसे संसार की कल्पना कर पाते हैं जहाँ हमारे किसान आज के समय में सबसे ज़्यादा मतलब उनकी एक तरफ आप उनकी समझ की तारीफ़ कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ वो सबसे अधिक दुर्दशाग्रस्त हैं। हुँ। और जो लोग जिन्होंने विज्ञान को साधा या जो लोग एकदम भौतिकतावाद में हैं, वो शायद कुछ अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, मन के स्तर पर हो सकता है बहुत अवसाद के शिकार हों, किसान हो सकता है कि बहुत अभावों में भी बहुत खुश हो, ये हो सकता है। लेकिन क्या ऐसे संसार की आप कल्पना कर पा रहे हैं जहाँ अ, जो आपका मूल्य के प्रति जो स्पष्टता की अवधारणा है, जो इस किताब का मूल उद्देश्य है, वहाँ तक संसार कभी पहुँच पाएगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल किया आपने। मैं ये नहीं जानता कि हम कभी पहुँच पाएँगे कि नहीं, कर पर मैं ये जानता हूँ कि हर इंसान को एक मन की शांति मिलती है, जब वो अपने सच से जुड़ जाता है। कि मैं कितने लोगों से बात कर चुका हूँ जो कि अच्छे पोज़ीशन पे है, तनख्वाह अच्छी है, इज़्ज़त है सोसाइटी में, पर अंदर से वो खोखलापन महसूस करते हैं। और वो खोखलापन महसूस वो तो बहुत दर्द देता है, पर और एक ऐसा समय भी आता है कि वो सोचने कि हम और ये काम नहीं कर सकते। और फिर वो छलांग मारते हैं, बोलते हैं कि अच्छा हम फॉर प्रॉफिट में हैं, तो हम नॉन प्रॉफिट में जाते हैं, नॉन प्रॉफिट में और भी खराब हो जाता है। तो रिसोर्सेज कम है, लोग और भी फाइट कर रहे हैं, कोई शांति से तो नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? और उस और नॉन प्रॉफिट को छोड़ोगे तो और क्या बचा? कुछ बचा नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इतना हमने इन्वेस्ट किया है शिक्षा में, और ये लोग यंग हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं और अपने मन की शांति नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत दुखजनक बात है। अगर हम इसमें थोड़ा-सा करेक्शन कर दें और अगर हर इंसान सोचे कि हाँ, मैं कल ऑफ़िस में जाऊँगा, तो मैं अपना नज़रिया बदल के देखूँगा कि मेरी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो कैसे बाहर आ जाए। मुझे थोड़ा-सा हिम्मत जुटाना है और देखता हूँ क्या होता है। तो एक कमाल की दुनिया बन सकती है। और अगर हर इंसान ऐसा सोचे, तो ज़रूर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तीसरे चैप्टर में आपने द इमोरल ट्रुथ से शुरुआत की, हालाँकि इस चैप्टर का नाम है न्यूमनस वैल्यूज़ हाँ, और शुरुआत ही आपकी द इमोरल ट्रुथ से। हाँ। तो इस अध्याय में आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ महाभारत की आपने कथा से शुरुआत की है 16वें दिन की घटना से और बड़ी एक रोचक कहानी बताई है। मैं चाहूँगा कि आप के ही मुँह से हमारे दर्शक सुनें। तो ये कहानी बहुत ये हमारे भारतीय कल्चर में बहुत फ़ेमस कहानी है, और आप ज़रूर सुन चुके होंगे। ये अलग-अलग तरीके से बताई जाती है कि बहुत खूंखार गुंडे किसी निर्दोष व्यक्ति के पीछे पड़े हैं, और वो जो निर्दोष व्यक्ति है, वो छुप जाता है किसी साधु के घर पे, और साधु का जो एक रेपुटेशन है, जो जो उनका सोसाइटी में स्थान है,
सब बोलते हैं कि इन्होंने प्रण लिया है कि ये सत्य बोलेंगे। तो ये छुप गए, जो निर्दोष व्यक्ति है, और खूंखार जो डाकू है वो हथियार लेके आया, वो बताओ ये कहाँ पे है? तो ये साधु बोल दिए तो यहाँ पे छुपा हुआ है, तो बस उसको पकड़ के मार दिया। महाभारत में आता है तो कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं आपको क्या लगता है इसको क्या हुआ? ये सोचता था कि ये जाएगा स्वर्ग, ये गया नरक, क्योंकि इसने स्वार्थ, ये इसने ये नहीं सोचा कि उस निर्दोष व्यक्ति का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ था कि मुझे जाना है, एक पद्धति है, स्वर्ग में जाना है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हार्टमैन का इंट्रोडक्शन होता है। तो हार्टमैन की जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को आप क्या बोलोगे हिंदी में? उसकी संरचना, ओके, संरचना, संरचना संरचना। जी, जो हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, तो मैं ये फ्रेमवर्क बताता हूँ, फिर विल कम जी, बैक टू द महाभारत स्टोरी। तो फ्रेमवर्क ये है कि हम वैल्यूज़ 3 डिमेंशन में डिफाइन कर सकते हैं। एक है इंट्रिंसिक, मतलब वो एंड इन इटसेल्फ है। इसके उसकी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है एक्सट्रिंसिक, मतलब वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। और तीसरी जो है वो सिस्टेमिक, ये दिस इज़ एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल। सो एक्सट्रिंसिक की एक हकीकत होती है कि ये टेबल हैज़ एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये रियल, इन सम सेंस फिजिकल रियलिटी है। सिस्टेमिक की कोई रियलिटी नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ फुली सिस्टेमिक। आपको नेचर में आपको कहीं नहीं दिखेगा, मैथमेटिक्स है नहीं, वो हमारे दिमाग में होता है। तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सिस्टेमिक, ये है डेफिनेशन। और इन 3 डिमेंशंस को हम अलग-अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमने डिफाइन कर रखा है लाइफ पे, पर इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है कि आप अपने से जुदा नहीं कर सकते, वो है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। अगर आप जुदा कर सकते हो तो वो हुआ एक्सट्रिंसिक वैल्यूएशन। और सबसे दूर हट के एकदम ऑब्जेक्टिव जो हो वो है सिस्टेमिक। ना, अगर आपने ये फ्रेमवर्क मान लिया, तब आप बहुत मज़ेदार सवाल कर सकते हो कि जो ये जो साधु था, इसने किसी की जान को डिवैल्यू किया। ये जो निर्दोष व्यक्ति था, वो उसका वैल्यू इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल था। और चाहिए था कि साधु को इंट्रिंसिकली उसको वैल्यू करना, कि वो अपने से जुदा ना कर पाए, कि उस पे ऊपर वार, मेरे ऊपर वार। तो ऐसा नहीं सोचा उसने। उसने सोचा कि नहीं, नहीं, मुझे स्वर्ग पहुँचना है। स्वर्ग क्या है? वो एक कल्पना है। तो कल्पना मतलब सिस्टेमिक, ठीक है? तो सिस्टेमिक वैल्यू पहुँचने के लिए उसको उसको क्या पता स्वर्ग, वो तो मरा नहीं, वो तो जीवित है। तो मरने के बाद पता लगता है कि स्वर्ग क्या है, और मरने के बाद तो कोई अब तक आया नहीं है बताने क्या क्या एक्सपीरियंस है। बट उसने लगा दिया कि हाँ, मेरी कहीं किताबों से पढ़ी हुई है, तो सिस्टेमिक वैल्यू। मैंने उसकी जान से ऊपर समझा, वो सिस्टेमिक वैल्यू। तो अगर ये फ्रेमवर्क होता तो हम पूछते भाई, आप मानते हो लाइफ इज इंट्रिंसिक? बोलते हैं हाँ। लेकिन आपने तो उसको सिस्टेमिक, उसको नीचा दर्जा दिया, और आपके आपने सिस्टेमिक को ऊंचा दर्जा दिया। क्या आप यही चाहते थे? तो शायद वो बोलते कि नहीं, नहीं, ये मेरी थिंकिंग थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, शायद वो बोलते। तो इसकी एक और, हाँ। हम्म, आपकी बात पे मुझे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से जुड़ी कथा याद आ गई कि बार-बार विवेकानंद जी का कहना था कि उनको समाधि मुक्ति की कामना ज़्यादा अच्छी बड़ी कामना है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि नहीं, वो पुनर्जन्म की व्यवस्था में विश्वास करते हैं और उनका ये मानना है कि मानव सेवा के लिए उनको बार-बार आना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपनी मुक्ति की कामना करता है, समाधि की कामना करता है, परम मोक्ष की कामना करता है, वह विशुद्ध स्वार्थ है। क्योंकि अपने को सेल्फ तो कोई भी मोक्ष हासिल कर सकता है, कम से कम वो जिस स्तर पर थे, उनका ये मानना था कि विवेकानंद के लिए मोक्ष की कामना तो कुछ है ही नहीं है। मोक्ष तो कभी भी हासिल हो सकता है, हम्म, तुम जिस स्थिति में हो। लेकिन तुम जिस कर्तव्य के लिए आए हो, जिस कर्म पथ के लिए आए हो, तुम उसको करो। और उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं बार-बार इस धरती पर जन्म लेना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं मानव सेवा कर सकूँ। मोक्ष जैसा स्वार्थ मैं नहीं चाहता। जबकि वो निश्चित रूप से सिद्ध पुरुष रहे होंगे और वो ऐसे लोग अपनी इच्छा से ही धरती पर आते और जाते हैं। ये मान्यता की बात है, आप अगर विश्वास कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। उससे ना तो रामकृष्ण परमहंस जी की स्थिति में अंतर आता है, ना विवेकानंद जी की। लेकिन ये मुझे उदाहरण और इससे जुड़ा हुआ जो बौद्ध संप्रदाय से हैं, तो उनको बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व जी। हाँ, तो उन्हीं का ये भी उनका उद्देश्य होता है कि जब तक
दे वोंट एक्सेप्ट लिबरेशन अंटिल द लास्ट ब्लेड ऑफ ग्रास इज लिबरेटेड, ऐसा वो प्रण लेते मान्यता हैं। है। जी, हाँ, इसीलिए हाँ, जातक कथाओं में बार-बार बुद्ध हाँ, के आने की बात है और बोधिसत्व तो बुद्ध के मिलने के बाद हो चुका था, तो कायदे से बौद्ध धर्म को तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि उनको तो खुद मिल चुका था। लेकिन उन्होंने इस जो अपना पंथ बनाया या जो धर्म की बात की, बौद्धिज़्म आज भी अगर ज़िंदा है तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इस बात की परिकल्पना की थी कि दुःख जो 4 आर्य सत्य हैं, हुँ, वो किसी तरह से मानव मुक्ति का माध्यम बने। अब आते हैं चौथे अध्याय पर। हाँ, द हार्ट, हार्ट, हाँ। हार्ट फाइंडिंग योर यूनिक अलाइवनेस। क्या मतलब? तो हर इंसान, तो जैसे कि मैंने शुरुआत की, आपने जो सवाल किया था कि इस बुक का गोल कब क्या गोल है और क्या है? वैल्यूज़ का जी, मतलब क्या है, जिस जी। तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी। वो है यूनिकनेस। हुँ, आप क्या यूनिकली वैल्यू करते हैं? आप हमारे हमारे हम दोनों के बीच में बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो कॉमन है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ़ आप पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हैं, वो क्या है? और जो आपको एक ख़ास तौर पे इमोशनल बनाती है कि आप सोचिए, आज अगर आपका आखिरी दिन हो इस पृथ्वी में, तो ऐसा क्या चीज़ है जो अगर आपने कर लिया तो आपको मन की शांति मिलेगी। हाँ, मैं बहुत खुशी से जा सकता हूँ। और वही चीज़ अगर नहीं किया तो आपको दुःख रहेगा कि ये काश मैं ये कर लेता। वो क्या है? तो ये एक सवाल होता है। अगर इस सवाल से नहीं निकलता है तो दूसरा सवाल हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे आपको गुस्सा आता है? और जैसे कि छोटा-मोटा गुस्सा नहीं, इसे एक बड़ा गुस्सा, इसे ये दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं कुछ करूँगा इसको सुधारने के लिए, वो क्या है? उससे भी क्लू मिल सकता है। तो ये बेसिकली कोशिश है कि आपको यूनिकली क्या खींच रही है और उस धागे को सुनिए, सुनते रहिए, पहले वो धीमी रहेगी, फिर वो बढ़ती जाएगी, उसको रिस्पेक्ट दीजिए तो बहुत लाउड होगी और उसको पकड़िए, उसको कभी छोड़िए मत और उसकी इज़्ज़त कीजिए। ये है ये चैप्टर। अगला चैप्टर हैबिट पे है, हैबिट दैट थिंग यू डू। हाँ, तो हार्ट को साक्षर करने में आपको बहुत खून-पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन हैबिट जो है, वो आप आते हैं तो वो चली आती है। वो आपकी पावर है, सुपर पावर। तो ये हर इंसान में कुछ ना कुछ तो ख़ासियत होती है, कंडीशनिंग। और हैबिट शब्द मैंने इसलिए चुना है कि हैबिट अगर आप देखेंगे, नन्स हैबिट, मंक्स हैबिट, वो बहुत सीक्रेट क्लोथ्स, जो ऐसा क्लॉथ है जो कि आपका स्किन है, आप उतार नहीं सकते हो। आप कोशिश भी करोगे तो वो चेंज नहीं हो पाएगा और आपको याद भी नहीं है कि ये हैबिट शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन घर वाले बताएँगे कि ये आते हैं तो ऐसा होता है, या फिर आपके प्रोजेक्ट पार्टनर्स बताएँगे, ये महाशय आए तो ऐसी एनर्जी आ गई। तो वो क्या एनर्जी है? और उसको अगर हम समझेंगे ना, तो अब तब एक सेल्फ अवेयरनेस आती है कि अच्छा, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में गड़बड़ाती है और किसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा काम देती है। तो अगर आपने सही पकड़ा तो वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो योर बिगेस्ट कर्स एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कैसे? कर्ज़ कैसे है? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हाँ, है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो हैबिट होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर आपने उसको पकड़ा नहीं, तो वो नहीं, कर्ज़ नहीं, भी है। आप पकड़ नहीं सकते, वो है। हाँ, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। हाँ। वो आप जाते हैं, वो आ जाती है हुँ, और वो इतनी परेशान करेगी, आप वो आपको एकदम ऊँचाई तक लेके जाएगी। उदाहरण से समझाइए। हाँ, तो जैसे कि उम, अम, एक है कि जो जो बंदा बोलता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में लगातार नहीं काम करना है, मुझे कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना है। तो ये बंदा तो बहुत डिफ़िकल्ट, इसको कोई एम्प्लॉयी नहीं बना सकता। ये तो प्रोजेक्ट खत्म नहीं करेगा, ये तो शुरुआत करेगा, अच्छा मूवमेंट देगा, फिर भागेगा कहीं और। लेकिन इसी बंदे को अगर आपने कंसल्टेंट बनाया, तो ये कमाल का कंसल्टेंट बनेगा। ये कंसल्टिंग में सुपर पावर है, नॉर्मल एम्प्लॉइज़ में हॉरिबल है ना? तो इसकी भी स्थान है सोसाइटी में, बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। लेकिन आपने गलत जगह इसको इनको डाला, तो ये भी बहुत दुखी होंगे, आप भी बहुत दुखी होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। कि जैसे एक और है, एक आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर है, क्रिस इनका नाम है। अम, तो इनका था कि ये जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, वो सिम्प्लीफाई करने में बड़े माहिर थे। तो बड़े बड़े से लाइक कंपनी में बहुत जूझ रहे, रिसर्च हो रहा है,
और किसी को नहीं पता इसको कैसे सिंपल करना है, तो ये आके कर देते थे। तो ये सुपर पावर था उनका। इनकी कंपनीज़ हैं, बहुत इनोवेशन करती है। लेकिन ये घर पे आते हैं, बेटियाँ बताती हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो ये सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो बेटियों से मार पड़ती है कि आपसे पूछा था? आप ये हमारी ज़िंदगी है, आप इसमें मत मत घुसो। तो और ये स्टॉप ही नहीं कर पाते हैं, तो इनको बहुत फ्रिक्शन होता है कि ये अरे! हम इसको कैसे कंट्रोल करें, और ये पागल हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सिंपल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वो लेजिटिमाइज़ नहीं है, तो ये ऑफ नहीं कर सकते वो, और ये उनकी पीड़ा रहेगी। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है समझना कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी पीड़ा भी है, एक ही समय। छठा चैप्टर आपने दिया है हेड फाइंडिंग योर कृषि। हाँ, तो हेड है इंटेलेक्चुअल एनर्जी, तो हार्ट था इमोशनल एनर्जी, हैबिट था अनस्टॉपेबल एनर्जी, एंड हेड इज इंटेलेक्चुअल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हार्ट आपको डिस्कवर करना है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, है। हैबिट भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये है। हेड इज द ओनली वन जो आप साधना से बना सकते हैं। और अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो आपका जो हार्ट है और उस उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे अगर आपने ठीक जगह पे नहीं लाया। और हैबिट है, अगर आपने ठीक से हेड को नहीं कंस्ट्रक्ट किया, तो वो हैबिट आपको पीछे कर देगी, आपको डिफ़िकल्टी देगी। लेकिन अगर आपने ठीक से हेड कंस्ट्रक्ट किया कि मैं इस ये प्रोफ़ेशन में अपने लिए कंस्ट्रक्ट करूँगा, जहाँ पे हार्ट आगे बढ़े और हैबिट एक एसेट बने, लायबिलिटी ना बने। ऐसे अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो आपको देखिए, आपको मैं मानता हूँ, बहुत ईज़ी होगा। आपकी खुद की स्टोरी बताना, ऐसे ऐसी वर्क की कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना ताकि आप सक्सेसफुल हो। ये 7वां चैप्टर जो थ्री गॉडेस ब्रेड। हाँ। तो हमने 3 चीज़ें दिल। निकाल दी हैं, हेड, हार्ट एंड हैबिट। हुँ। अब तीनों जब लाइक डीएनए की तरह घूम-घूम के बनाती है आपकी लाइफ़ की कहानी, तो इसको मैंने नाम दिया थ्री गॉडेस परेड। तो ये चैप्टर नया फ्रेमवर्क नहीं है, पर ये क्या करता है कि ये स्ट्रैटेजी पे जाता है, और बहुत सारी केस स्टडीज़ है कि इसको इस्तेमाल करने में कैसे अनोखे-अनोखे इनसाइट्स आते हैं। एक केवल एक उदाहरण दे दें। तो एक था कि एक कपल तो मुझसे मिले, और बहुत प्यारे कपल थे, तो उनकी शादी होने वाली थी। तो वो दोनों सोच रहे थे कि शादी के बाद जो लेडी हैं, वो क्या करेंगी? तो वो बहुत अव्वल दर्जे की एम-एंड-ए एग्ज़ीक्यूटिव थी। मर्जर्स एंड एक्विज़िशन, यानी कंपनी का मिलन करना। तो इ तो वो उसमें उनका टैलेंट था, और जो हस्बैंड बनने वाले थे, उनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस था। तो वो सोच रही थी कि क्या मैं उसकी बिज़नेस में जाऊँ और उसी को सँभालूँ, या फिर मैं एम-एंड-ए में कंटिन्यू करूँ, या क्या करूँ? तो मुझसे इसलिए पूछे क्योंकि मैं डिसीज़न एनालिसिस में काम कर रहा था, तो आप डिसीज़न ये हेल्प करो। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये तो मैं एक तरीका है कि पैसों की तरह देखो कि किसमें ज़्यादा बनेगा, तो मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि चलो, उसको अलग से रखते हैं, पैसे की बात बाद में करेंगे। पहले हम सोचते हैं वैल्यूज़ की बात, कि आप कौन हो और क्या बनना चाहते हो, तो उसकी खोज करते हैं। तो मैंने दोनों की मैपिंग की, और अद्भुत बात ये है कि जो हस्बैंड, जो द जेंटलमैन, उनकी जो मैपिंग थी, वो है कि वो उनकी एक सेलिब्रेशन की स्पिरिट है कि सबके साथ मिल के एक त्योहार की तरह मनाओ, मज़े से, और वो हॉस्पिटैलिटी में वो अच्छी जगह पे हैं, वो वहीं पे वो कर सकते हैं। लेकिन जो लेडी थी, उनका था कि लोगों को हील करना। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो और उनकी जो हैबिट थी, वो था डिटैचमेंट। तो मैंने ये देख के बोला, आप एम&ए में क्या कर रहे हो? आपकी जो प्रोफ़ाइल है, ये तो थेरेपिस्ट की प्रोफ़ाइल है। तो तो उन्होंने कहा कि ये आपने पकड़ा है, ये मेरी लाइफ़ लॉन्ग उम्मीद थी कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ एज़ अ थेरेपिस्ट, लेकिन मौका नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये तो कमाल हो गया, मैंने तो सोचा भी मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन करता गया और ये निकल आया। तो मैंने कहा कि अब आपके ऊपर है कि आपकी साधना से आपको बनाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने उस एम&ए छोड़ा, शादी भी की, और फिर अभी आज की तारीख में वो बहुत अव्वल दर्जे की लव कोच है। यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ में रिश्ता अगर नहीं बन रहा है, या फिर लोग चाहते हैं कि पार्टनर अट्रैक्ट करें, तो उनसे काम करती है, कोचिंग करती है, ताकि वो अपने आप को जाने, ताकि वो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये थेरेपी का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो यूनिक है,
और आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने अपनी जो सच है वो निकाली। शी हैज़ बिकम अ ग्रेट लीडर इन दिस एरिया। 8वां चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको पढ़ते समय भी मेरे दिमाग में ये सवाल था कि मैं इस पर द न्यूरो साइंस ऑफ वैल्यूज़ हाँ। क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो वैल्यूज़ हैं लाइफ के उनको शारीरिक चीज़ों से जोड़कर नहीं देखते हैं। जो हाँ। लोग विज्ञान नहीं पढ़े मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हुँ। दर्शन और अध्यात्म में तो हमें पढ़ाया जाता है या भौतिक संसार में हमें पता है कि ये कप है तो इसका ये मूल्य है और हम किसी आदमी के जो आपने हमारी बातचीत की शुरुआत में कही कि सच बोलो एक यूनिवर्सल वैल्यू है कि भाई हुँ, सच बोलना हुँ, चाहिए। हुँ, परोपकार किसी की मदद करो। कुछ अच्छी भावनाएँ हैं और कुछ बुरी भावनाएँ ये पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी हैं। हुँ, मानना ना मानना हर व्यक्ति पर अलग होता है और हुँ, वहीं से ये वैल्यूज़ की बात आती है कि आप अपनी लाइफ़ में क्या किस चीज़ को कितना महत्व देते हो और अल्टीमेट वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। हुँ, आप जो भी जहाँ हम हुँ, आदत की बात, हुँ, दिल और दिमाग की बात कही तो आपकी किताब का भी वही उद्देश्य है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन को उस रूप में समझ पाए कि उसकी प्राथमिकताएँ क्या हैं और अंततः वह कहाँ लेकर उसको जाएँगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुँ, होगी। इसको आपने न्यूरोसाइंस जब मैं इसको पढ़ रहा मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को ये पता हो हाँ। कि न्यूरोसाइंस ऑफ वैल्यूज़ क्या वैल्यू क्या अब है? न्यूरो साइंस को कैसे हिंदी में बताएँगे? तंत्र स्नायु तंत्र विज्ञान मान लीजिए या तंत्र स्नायु विज्ञान कह सकते हैं। स्नायुग विज्ञान, स्नायु 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 विज्ञान, तंत्र कह लेते हैं। ठीक है। तांत्रिका तंत्रिका से अच्छा, ओके। तो ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही अनोखा किस्सा है। ऐसा हुआ कि मैं जो ये वैल्यूज़ की मैपिंग कर रहा था, तो मेरा जो जो इसकी जो प्रक्रिया है, वो है कि मैं सिर्फ़ आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं दिमाग से नहीं सुन रहा हूँ, मैं दिल से सुन रहा हूँ, मैं शरीर से सुन रहा हूँ। और ये सुनते-सुनते मुझे ल ऐसा समय आता है उस बातचीत में कि जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बॉन्डेड हूँ। मुझे इतना अच्छा फ़ीलिंग हो रहा है जो जिसकी जिसकी जिस जिसको मैं सुन रहा हूँ। और इसके पहले चैप्टर में आई थिंक आई डिस्क्राइब इट एज़ लिसनिंग फॉर गोल्ड। और एल को अगर आपने निकाल दिया, कंप्यूटर साइंस पैरामीटराइज़ कर दिया, तो लिसनिंग फॉर गॉड, लोअर केस जी। तो एंड गॉड की भी मैंने सेक्युलर डेफिनिशन दी है लोअर केस जी कि इट्स अ 100% कमिटमेंट टू ए वैल्यू, अ नैरो वैल्यू। अगर हम भारत में आप देखेंगे इतने सारे हम जो मानते हैं देव देवता, वो एक नैरो वैल्यू के गॉड है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, बट मान लीजिए अगर ऐसा संभव हो पाए, अगर आप किसी और अपने लिए भी ऐसे सुन सकते हैं कि ऐसा क्या वैल्यू है जब आपके लाइफ में दुविधा आए, कष्ट हो, पर कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए कि मुझे ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, आप अपने आप को रोक नहीं पाएँगे। आपकी गंगा बहती रहेगी। ये क्या है वैल्यू? तो अगर ऐसी कोई वैल्यू मिले, तो आप उस वैल्यू के गॉड हो गए, ना? तो ये जब आविष्कार होता है अपने में या फिर अपने सामने बैठे इंसान में, तो मैंने देखा है कि कुछ होता है, लाइक मुझे एक वाइब्रेशन आ रही है। एंड द अदर पर्सन इज़ आल्सो फीलिंग इट, उनको भी महसूस हो रहा है। तो फिर मैं पूछने लगा अपने आप को कि ये क्या मैं दिमाग का खेल कर रहा हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है या फिर कुछ हो रहा है बॉडी में? तो मैं प्रोफ़ेसर हावर्ड के पास वापस गया। आपके प्रोफ़ेसर हावर्ड के किस्से काफ़ी हैं किताब में, वो बड़े अनोखे सोच वाले इंसान हैं, ऐसा मैंने कोई दूसरा नहीं देखा है। तो वो बोले कि सौमिक तुमने कैसे सोच लिया? तो मैंने उनको कहा था कि मेरा तो पीएचडी खत्म हो गया, अब मैं रिसर्च कैसे करूँ? अब मुझे असली सवाल अब मिला है कि क्या हो रहा है मेरे शरीर में? काश मैं खुद को एमआरआई वो जो होता है ना एमआरआई मशीन में घुसा दूँ और दूसरे को पर्सन को भी मैं घुसा दूँ तो और ब्रेन में देखूँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम अभी नहीं कर सकते हो? किसने कहा कि तुम्हारी रिसर्च खत्म हो गई? तो मुझे लगा हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं। दूसरे दिन न्यूरोसाइंस की किताब ली, पढ़ना शुरू एक्चुअली दूसरों से पूछा कि कौन है यहाँ पे महान फिलोसोफर्स न्यूरोसाइंस में उनकी क्या किताबें हैं? पढ़ा और देखा कि अच्छा एमआरआई मशीन उतना रिलायबल नहीं है, ये इमोशन रिसर्च है, जो कि बहुत सालों से चला आता है आ रहा है और उस उसमें वो गैल्वेनिक स्किन कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो आप अगर रिसेंटली जो बॉलीवुड पिक्चर स्पाई थ्रिलर्स होती हैं, आप उनमें देखोगे सीआईए हॉलीवुड में सीआईए में आता रहता है, लाई डिटेक्टर बोलते हैं।
तो आपको कनेक्ट करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं कि आपने कभी अगर झूठ बोला तो आप थोड़ा ज़्यादा पसीना बहाओगे। वो आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन मशीन पकड़ लेगा। उसी पे होता है लाई डिटेक्शन। तो मैंने सोचा कि ये लोग तो सब नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं क्यों ना इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कर दूँ। पॉजिटिव है कि मैं ये जो मैपिंग कर रहा हूँ वैल्यूज़, उसमें देखता हूँ क्या होता है। और सरप्राइज़िंगली मैंने देखा कि जब मुझे फ़ील हो रहा है, तो मैं नोट कर रहा हूँ कि इस टाइम ये टाइम है और मुझे बहुत वाइब्रेशन आ रही है। और फिर मैं रीडिंग देख रहा हूँ, मेरा रीडिंग ऊपर हो गया। और फिर दूसरे का भी देखा कि आपको कैसा लग रहा है, और वो भी नोट कर रहा है। और उसको जब वो जो बोल रहा है, उसमें भावुक हो रहा है, उसकी भी रीडिंग्स दिख रही हैं। तो फिर मैं उनको दिखाता था कि देखो ये रीडिंग्स है। तो बड़ी अजीब बात है कि जो औरतें थीं, जब मैं औरतों से बात करता हूँ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एक्सेप्ट करना कि ये मेरी फीलिंग्स है, ये रियल है। लेकिन जो मर्द हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता था रीडिंग्स देख के कि अरे! ये तो कमाल है। तो लेडीज़ बोलती थी, "अरे! तो आपको डेटा देखना पड़ा ये मानने के लिए कि फीलिंग्स रियल है? सीरियसली?" सो ये एक मैंने देखा डिफरेंस है जेंडर्स में, इन कैसे प्रोसेस करते हैं। लेकिन मर्दों को बहुत अच्छा लगता है डेटा देख के, "अरे! हाँ, ये तो लगता है ये रियल है।" लाइक बॉस ये रियल है। ये हमारी न्यूरल सिस्टम ऐसे वायर्ड है। अनफॉर्च्यूनेटली हमारी शिक्षा प्रणाली में इसको समझने की जो प्रक्रिया वो नहीं है। और जो जितना मेरा मानना है, शायद आप इसमें भी बात कर सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन जो थी पहले, वो ये समझती थी। वो कहती थी कि है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, सैंक्टिफ़ाई करते थे। हम जल फेंकते थे, हर नर्व सेंटर पे हम उसको टैप करते थे, बहुत कुछ होता था। जिन्हें पता है वो जानते हैं कि ये एक इंटीग्रल पार्ट था इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब ये धीरे-धीरे हम यहीं आ रहे हैं साइंस में कि माइंड एंड बॉडी को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये बहुत इस इन दोनों का एक खेल है। द इन्फिनिटी पे आने से पहले चूँकि आपने एक या बात कह दी ऐसी जिसके बारे में मैं आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगा। सोमिक, आपने दुनिया के तमाम दार्शनिकों को पढ़ा है, पाश्चात्य और भारतीय दर्शन को भी। जो जीवन प्रणालियाँ हैं उनको भी समझने की कोशिश की है। सामाजिक व्यवस्थाओं को भी समझा है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि पूरी दुनिया में अभी तक जिन सभ्यताओं को आपने पढ़ा है जिनके बारे में, उनमें सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक जीवन प्रणाली अ, किस जगह की है? तो आप क्या हाँ, पाएँगे? ये बहुत ये दुःख दुःख वाली सवाल है, क्योंकि अब नेचुरल आंसर इज़, ये जो सारी बातें मैं देखता हूँ, जितना पुराना काल में आप जाएँगे तो भारत में सब था। अब मेरे प्रोफ़ेसर से बात होती थी कि देखो ये सब एक साथ मिल के इंटीग्रेशन इंडिया में हो रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि इंडिया लुक्स लाइक इंडिया फिगर्ड इट ऑल आउट, तो अब इंडिया का ये हाल क्यों है? और ये अब हिस्टोरियन से पूछेंगे तो कुछ बोलेंगे कि हमारी संस्कृति को ये हुआ, वो हुआ, जो भी हुआ। तो और अब बाहर जाके देखोगे कि जिनके पास इतनी अच्छी हिस्ट्री ना हो, इतनी सभ्यता ना हो, लेकिन वो सच बहुत अच्छा बोल लेते हैं। हम बोलते हैं ये शास्त्र है, वो शास्त्र है, लेकिन झूठ से हम हिचकिचाते नहीं है। लेकिन आम जो इंसान है, जो अमेरिका जहाँ मैं रहता हूँ, वो डे टू डे लाइफ में वो बहुत सुंदर भाव से सेवा करते हैं, सच बोलते हैं। तो वेरी डिफिकल्ट टू से कि किस जगह पे ये स्ट्रॉन्ग, अब देखिए गौतम बुद्ध की लैंड बिहार है, तो वहाँ तो स्वर्ग होना चाहिए था अब तक, अगर लोग मानते हैं उनकी बातें, और तो मानते तो थे। तो आई थिंक ऐसा होता है कि कुछ समय तक लोग प्रभावित होते हैं इंट्रिंसिक, मैं किताब के फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यूज़। क्राइस्ट के समय पे वो प्रभावित हुए, बुद्ध के समय प्रभावित हुए। फिर क्या होता है कि इंसान बोलते हैं कि इतनी अच्छी बात है, इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर देते हैं। और जैसे ही वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, अब वो किस दरिए पे पहुँचे, वो पहुँचे हैं सिस्टेमिक पे। और इसको इस पे गवेषणा किया था एक 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 बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने, उनका नाम है इवान इलिच। तो इवान इलिच क्रिश्चियन जगत में मैं मानता हूँ एकदम सर्वोत्तम थिंकर, इतना क्लियर थिंकर मैंने दूसरा नहीं देखा है। तो वो इस बात को उन्होंने स्टडी किया कि हमारी जो सिटीज़ है ना, these are Western institutions, or these Western institutions started with the early Christian kings.
तो उनकी जो आइडिया थी अच्छी थी, वो कि लोगों की सेवा हो पाए, तो हम हॉस्पिटल्स बनाएँगे, फ्लॉप हाउसेस बनाएँगे, जो भी जो जहाँ पे धर्मशाला टाइप बनाएँगे। तो ठीक है, बनाएँगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि क्राइस्ट जो बताते थे कि सर्वप्रथम जो क्राइस्ट की टीचिंग थी अकॉर्डिंग टू इवान इलिच, वो थी द गुड समैरिटन। गुड समैरिटन की कहानी ये है कि कोई बेचारा घायल पड़ा है, तो उसके बगल से एक पुरोहित जाता है, कुछ नहीं करता है, क्रिश्चियन जाता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन कोई दूसरी ट्राइब्स, क्रिश्चियन नहीं, उस समय तो क्राइस्ट क्रिश्चियन ही था नहीं, क्राइस्ट ही थे। तो कोई दूसरी एनिमी ट्राइब से आते हैं, वो देखती है ओह बेचारा घायल पड़ा है, उसकी सेवा करते हैं, उसको देखभाल करके ठीक करते हैं। तो वो समैरिटन ट्राइब से था, इसलिए उससे बड़ा गुड समैरिटन। तो क्राइस्ट ये कहानी बताते हैं, जब किसी कोई उनसे पूछते हैं कि हाउ शुड यू ट्रीट ईच अदर, ट्रीट ईच अदर एज योर नेबर, एंड व्हाट इज दैट मीन, तो ये कहानी समझाते हैं। और ये कहते हैं कि एक भाव है कि उसको चोट पहुंची तो मुझे चोट पहुंची। तो जब शुरुआत के क्रिश्चियंस थे, उनको ये बहुत अच्छा लगा कि दूसरे की पीड़ा हम अपनी पीड़ा समझें। पहले 200-300 साल ऐसा हुआ, लेकिन जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने क्या किया कि बोले कि इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज़ करेंगे। और इसको इलिच कहते हैं, एक एक लैटिन में फ्रेज़ है, करप्टियो ऑप्टिमी पेसिमा, मतलब द करप्शन ऑफ द बेस्ट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। अगर ये ना टच करते तो भी बेहतर था, लेकिन इन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया। तो उससे क्या, मैं एक सिंपल सा कहानी बताता हूँ इसको इन कंक्लूजन, कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि अगर उन्हें वैटिकन एक्सेप्ट करती है, तो वो जाएँगे पोलैंड पदयात्रा में। तो वो एक्सेप्ट हो गए, तो फिर पदयात्रा शुरू हुई। अब चाइना में तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बहुत थे, जाते थे, और गरीब विलेजर्स हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये जहाँ भी गए, बोले कि ओह! तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, आ जाओ हमारे पास जितना है, हमारे साथ खाना बाँट लो, यहाँ सो सकते हो। करते-करते उसको थोड़ा-सा बहुत जितना भी कर सकते थे सेवा किया। तो फिर वो जैसे यूरोप में गए, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो चुका था, तो देख रहे, ओह! आप पिलग्रिमेज के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है। वो जो घर है ना, वो धर्मशाला, वो आप लोगों के लिए, आप वहाँ जाओ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो चली गई। और फिर वो जब पोलैंड पहुँचे, तो लोग देखते थे, "अरे! आप पिलग्रिमेज के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है। ये लो पैसे लो।" अच्छा खासा पैसा दिए कि आप ठीक से रहो। लेकिन खुद जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपका सेवा करूँगा, वो भाव चला गया। और ऐसा आई थिंक हर कल्चर में होता है। और ये कल्चर, यही है सबसे बड़ा डेंजर, कि आपको जो बहुत अच्छा लगे ना, आप जैसे ही उसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करोगे, वो आपके उँगलियों के बीच से रेत की तरह गिर गया, निकल गया। तो आप इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं। आई थिंक इंस्टीट्यूशंस तो बनते रहेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्शियस हों इस बात की कि ये है बहुत बड़ी डेंजर, तब हम इंस्टीट्यूशंस को वी वोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तब हमारा काम रहेगा, अगर आप देखेंगे अच्छे लीडर हर इंस्टीट्यूशन में, वो ये जानते हैं। तो इसलिए वो इंसान को बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, वो उनको नर्चर करते हैं, जैसे गार्डन, बैक टू द गार्डनिंग थिंग। वो देखते हैं कि अरे ये यंग पर्सन है, गलतियां कर रहा है, तो मैं इसको समझाऊँ, प्यार से समझाऊँ, कहाँ जाना है, कैसे सोचना है, डर को कम करूँ, ताकि ये अच्छा और बढ़ पाए जीवन में। तो ये काम अच्छे लीडर्स करते हैं नेचुरली। आखिरी चैप्टर द हाँ, इन्फिनिटी, हाँ, जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि हाँ, शून्य से अनंतता की ओर। और दूसरा चीज़ ये कि इस किताब पर एक वार्निंग लिखी है, हाँ। दिस बुक इज डेंजरस, यू माइट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हो सकता है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। फाइनेंशियल वेल्थ में नो लॉन्गर बी योर प्राइमरी मार्कस। हो सकता है कि व्यावसायिक आर्थिक लाभ जो है आपके जीवन का लक्ष्य जो है लंबे समय तक प्राथमिक गोल न रहे इसके पढ़ने के बाद। और हो सकता है कि आप अपने जीवन मूल्यों को दूसरी तरह से सोचना शुरू कर दें इस किताब को पढ़ने के बाद। और हो सकता है कि आप अपने काम को और भी अधिक मज़े से करने लगें, एन्जॉय करने लगें, उसमें आनंद उठाने लगें। ये इस वार्निंग के साथ यह पुस्तक
खत्म होती है, लेकिन उससे पहले मैं इन्फिनिटी, अनंतता की बात पर जाना। हाँ, अनंत ये बहुत कमाल की बात है। जब ये बाकी चैप्टर्स बन गए तो मैंने सोचा कि हमारी जो सारे दर्शन शास्त्र हैं, ये शुरुआत कहाँ होती है? शुरुआत होती है सांख्य योग से, सांख्य। और सांख्य अगर आप ट्रांसलेट करेंगे वो है काउंटिंग। तो मैं सोचा कि अरे ये तो कमाल हो गया, हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इट वाज़ सो अमेजिंग। तो फिर मैं थोड़ा पढ़ने लग गया और फिर मैं 20 साल पहले मैंने कोशिश की थी शंकराचार्य की किताब पढ़ने में। और वो उस समय तो बहुत बोरिंग लगा कि क्या कर रहे हैं? पहले अपनी अपनी पॉइंट दे रहे हैं, फिर दूसरी की ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, फिर ऑब्जेक्शन को तोड़ रहे हैं और कंटिन्यू करते जाते हैं। लेकिन ये किताब करने के बाद और वो जब पढ़ा इतना इंटरेस्टिंग लगा, वो जो क्या कह रहे हैं, कमाल की बात कह रहे हैं। और किसी ने फिर मुझे पॉइंट आउट किया, वी शुड एक्चुअली जस्ट टच ऑन वो क्या कहते हैं कि लेट मी डू दैट। फिर मैं एक जी, और आपको जी। मज़ेदार बात बताता हूँ। हुँ, तो वो एक शब्द यूज़ करते हैं स्वतः सिद्धा, जो कि कमाल का शब्द है कि बेसिकली हमारी जो वैल्यूज़ हैं, प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता कि ये वैलिड है? आप तो कह दिए कि ये मेरे वैल्यूज़ हैं, तो उससे बन जाता है। तो शंकराचार्य उनके स्टाइल में वो अपनी कमेंट देते हैं कि सेल्फ इज़ अननोएबल, मतलब आप जान नहीं सकते, प्रत्यक्ष आपकी जो सेंसेस है, इंद्रिय से नहीं जान सकते और नॉलेज से, दिमाग से भी नहीं जान सकते। तो ऑब्जेक्शन दूसरी तरफ से आता है कि लेकिन सेल्फ की तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं और रेवलेशन मतलब उसकी डिस्कवरी हो सकती है, परसेप्शन कर सकते हैं। तो फिर शंकराचार्य फिर उसको नकारते हैं, बोलते हैं कि नहीं, फॉर द सेल्फ इज़ सेल्फ एस्टैब्लिश्ड, स्वतः सिद्ध। ओनली व्हेन द सेल्फ इज़ अ गिवन कैन वी इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी ऑफ आवर नॉलेज। ये गिवन नहीं है, अगर आप नहीं हो तो आपके कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जाता है हार्टमैन क्या कहते हैं, लाइफ इज अ गिवन, इन इट इज इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल। वो गिवन शुरुआत करें तो बाकी सारा फ्रेमवर्क अपने आप इट फॉल्स इन प्लेस। वो नकारा तो कुछ नहीं है। यही बात इससे कनेक्ट होती है। कितनी अमेजिंग तरीके से, कितनी पुरानी बात है, कितनी नई बात है, ये हमेशा की बात है। तो ये है इन्फिनिटी की बात। और ये इन्फिनिटी भी आती है कि सांख्य क्या कहता है, सांख्य कहता है कि एक पुरुष है, एक प्रकृति, दीज आर टू इन्फिनिटीज। तो सांख्य तो थोड़ी प्राचीन है, तो उसके बाद आया वेदांत। वेदांत ने कहा कि हाँ, ये दो पहलू है एक ही इन्फिनिटी का। तो वो इट्स नॉट लाइक इट इज रॉन्ग, इट इज एन एवोल्यूशन। तो धीरे धीरे हमारी आइडियाज इवॉल्व करते गए। तो इसी से एंड करते हैं कि हमने फुलनेस और होलनेस, दो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वहीं पे आ गए। लेकिन ये फीलिंग है, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। आप जब किसी से जुड़ते हैं, आप आप ये नहीं बता सकते कि आप कहाँ शुरू हो रहे हो, आप कहाँ खत्म हो रहे हो, वो है इन्फिनिटी। और उस समय आपकी जो नैरो सोच है, नैरो आइडियाज है, वो सब निकल जाते हैं, आप एम्प्टी हो जाते हो, खाली हो जाते हो, वो है जीरो। एक ही साथ होता है, एक है तो दूसरा भी है। सौमिक अपने को कहाँ देखना चाहते हैं और इनका अगला प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि आप अपने आप को टेक्नोक्रेट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, शोधार्थी या शिक्षक या दार्शनिक, अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? और आपके लिए वैल्यूज़ का अर्थ क्या है? आपके खुद के लिए? तो ये भी अच्छा सवाल किया है। तो मैंने एंड में अपनी खुद की मैपिंग दी है। तो वही मैं उसी से मैं कोट करूँगा हाँ, कि मेरा जो है वो है वैल्यूज़ बेस्ड डिसीजन मेकिंग, मेरा हेड है। और वही मेरा काम है कि इसको, जो भी मैं डिसीजन मेकिंग करना चाहता हूँ, आई वांट टू गो बैक, क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतने सारे पहलू होते हैं। उस उन सब से जुड़ोगे, हिस्ट्री इतनी भारी है, शास्त्र इतने भारी, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ कैसे निकलूँ मैं इससे? मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ पता है, वो है मेरा सत्य क्या है। वहाँ पे जुड़ा तो आई कैन फाइंड माय वे। तो ये है मेरा काम। और मेरा हार्ट जो है, स्पिरिट ब्रेकिंग थ्रू कॉन्स्ट्रक्ट, यानी कि जब यू नो गिनतियों में आप लोग कहते हैं कि आप अपने आप को खो जाओगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्पिरिट है, वो महसूस हो पाता है गिनती में। वो मुझे बड़ा मज़ा लगता है, वो जब होता है। तो दैट इज़ माय हार्ट, मैं उसी की खोज में हूँ।
और काउंटर कल्चर जो हैबिट है मेरा वो है काउंटर कल्चर। मैं थोड़ा बागी किस्म का आदमी, लाइक आई ये किताब भी बहुत सारी रिबेलियंस है, बगावत है हर तरीके से। तो वो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, वो बहुत बड़ा कर्स भी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बगावत करता रहा कोई नहीं सुनेगा, तो इसलिए मुझे उसको संभाल के ठीक तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो वो है काम, जीवन का काम। तो मुझे अगर मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूँ, तो लाइक मेरा जीवन का कोई पर्पस नहीं है। लाइक इट्स यू फील लाइक आई एम नॉट अलाइव एनीमोर। तो कुछ तो मुझे करना है जिससे चेंज आए, वो मेरा नेचर है। सोमिक, एक सवाल मेरे मन में आया कि आपकी किताब पढ़ने के बाद अगर किसी पाठक के दिमाग में ये हो कि सोमिक तो स्टैनफोर्ड में काम करते हैं, डॉलर में कमाते हैं, उनकी ज़िंदगी प्रॉस्परस बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत है, बड़ी इंस्टीट्यूशंस से डिग्रियाँ हासिल की है, तो वो ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन एक सामान्य आदमी जो भारत में है, जो छात्र है, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, ये सवाल दरअसल उनकी ओर से है हुँ, कि अगर कोई स्नातक, स्नातकोत्तर का छात्र है, वो अपनी पढ़ाई में जूझ रहा है। आप जानते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, विशाल देश है और हुँ, तमाम तरह की आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे आर्थिक अभाव से भी बहुत सारे लोग जूझते हैं। उनके बीच वो अपनी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनके अपने पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश हैं। आपकी तरह से समृद्ध परिवेश वैचारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हो सकता है उनको ना मिला हो। तो ऐसे लोगों को आप जो हमारी किताब है इनवैल्यूएबल, अ, क्या उन लोगों को जो अपने जीवन के आरंभिक चरण में हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनको कैसे मदद करेगी ये पुस्तक? आपके अपने जीवन को, क्योंकि वो इसको पढ़ते समय फिर आपको सर्च करना शुरू करेंगे और सर्च करने के बाद हाँ, वो नहीं, वो कहेंगे मत कि हाँ, ठीक है, कहेंगे हाँ, कि अरे! आप हाँ, तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो आप तो कह सकते हो। हाँ, ले ये बात तो इसलिए मैं चैप्टर 2 में वापस जाऊँगा, जो कि कॉज़ैलिटी पे जाती है। तो कॉज़ैलिटी हमने निसर्ग दत्ता के बारे में बात नहीं की, तो निसर्ग दत्त जो थे, बहुत कमाल के चिंतक थे। तो वो बीड़ी फूँकते थे और फूँकते-फूँकते ऐसी कमाल की बातें करते थे कि ऐसा उनका किताब है आई एम दैट, वैसा लेवल का मैंने बहुत कम किताब पढ़ा है। और उन्होंने कहा था कि कॉज़ैलिटी इज़ अ मेंटल कैटेगरी। ये हम प्रोजेक्शन करते हैं कि इससे वो हुआ कि चिड़िया बैठी और कोकोनट गिरा, जो चिड़िया की वजह से कोकोनट गिरा गिरा और लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, हमारी दिमाग ने उसको जोड़ा है, तो ये आप प्रूव नहीं कर सकते। और जो भी कॉज़ैलिटी की तरफ जाता है, यू विल ऑलवेज़ फाइंड कि कोई तो स्मार्टर है, जो बोलेगा नहीं, आपने ये मिस कर दिया। तो इस गेम में आप जूझ सकते हो कि हाँ, ज़रूर, हाँ, ये बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने पीएचडी किया है, सब धक्के खाते फिरते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के बाद सबको पता लगता है कि अब मेरे मुँह से जो निकल रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो मुझे साधना करनी पड़ी कि अब मैं वापस दुनिया में कैसे जी पाऊँ, कैसे बात कर सकूँ, कैसे लोगों की सेवा कर सकूँ। तो वो और लाइफ़ और डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो उस यू नो रिसर्च में जाते हैं, वो बहुत उनको धक्का खाना पड़ता है वापस इंटीग्रेट होने में। तो सबकी साधना होती है। जो आप मैं एक और उदाहरण देता हूँ। तो विपाशना मेडिटेशन का ज़िक्र है इसमें, चैप्टर 8 में, न्यूरोसाइंस में। तो मैं गया था विपाशना करने, और भारत में आप कहीं भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो उसमें एक ऐसा समय आता है, बोलते हैं कि आप ना आँखें बंद रखा करो जब मेडिटेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पाप लग जाएगा आँखें, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि आप जब सोचते हो कि अरे! बड़ा दर्द हो रहा है, और फिर आपने आँख खोली, आप क्या देखते हो कि आपके सामने सब के सब बुद्ध की तरह बैठे हुए हैं। तब आप अपने आप को कोसने लग जाते हो कि मैं ही यूज़लेस हूँ, ये सब के सब देखो, अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं। और फिर आपका जो प्रैक्टिस है वो खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं आप कंपेयर मत करो। ये इसी ये किताब का वार्निंग यही है कि आप खुद को खोजोगे तो दूसरों से कंपेयर मत करो। तो हर हर इंसान की जो लाइफ़ है उसमें धक्के होते हैं, आपको दिखता नहीं है। आपको लगता है कि बहुत हैप्पी है, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए कि जिसके पास भी हुआ, अगर फैमिली में एक ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो फिर प्रॉपर्टी पे फाइट हो जाती है, और फिर वायलेंस भी होता है। हर जगह पे प्रॉब्लम है। और आई आई हैव सीन द ऑपोजिट,
कि लोगों के पास कम है, मैं जिस तरीके से बड़ा हुआ हूँ, आई वुड इवन से लोअर मिडल क्लास, कि लोग बहुत कम हैं लेकिन बहुत संतुष्ट हैं। मुझे बहुत प्रेम मिला, मैं जब बड़ा हुआ था ना इंडिया में, यही है बात। मैं हर जगह एक्चुअली जहाँ पे भी गया, मुझे लोगों का प्यार मिला, वो मैंने सीखा है इंडिया से। और बाहर भी जहाँ पे भी गया, आप जहाँ पे भी जाते हैं, आपको जहाँ पे प्रेम मिलता है, आपका मन शांत होता है, बहुत हैप्पी हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। यह किताब हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कब आ रही है? जब कोई इससे जूझने के लिए तैयार हो और बोले कि मैं अनुवाद करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल आई एम वेरी ओपन टू इट। कि अगर कोई पोएटिक किस्म का इंसान हो, जो इसको पसंद करे और इसके साथ साधना करना चाहे, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ उनसे मिलने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। सौमिक, हमसे समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत आभार आपका। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हो या बौद्धिक तौर पे, दार्शनिक तौर पे अपने जीवन के मूल्यों को समझना चाहते हो और जीवन में मूल्यों की क्या आवश्यकता है, वो किस तरह से आपको परिवर्धित और संस्कारित करते हैं, इसको अगर समझना चाहते हैं, तो इनवैल्यूएबल को खरीद कर ज़रूर पढ़ें। जैसा कि इस पुस्तक की सबटाइटल में दावा है, अचीविंग क्लैरिटी एंड वैल्यूज़। ये आपके दृष्टिकोण को, मूल्यों को लेकर जो आपका दृष्टिकोण है, जीवन मूल्य को लेकर या आपके जीवन का जो उद्देश्य है, उस पर यह अलग तरह से प्रभाव डालती है पुस्तक। ख़ासकर ऐसे समय में जब हमारा संसार, हमारा विश्व तमाम तरह की विसंगतियों से दो-चार हो रहा है। एक तरफ आधुनिकता की बहुत तेज़ रफ़्तार है, पूँजी का एक तरफ़ा एकत्रीकरण है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा दुरूहताएँ हैं। इन सब के बीच अगर आप अपने जीवन को संतुष्ट करना चाहते हो और मानसिक तौर पर कम से कम ये आत्मलाभ करना चाहते हो कि हम अपने को बचाते हुए जो हमारा जीवन उद्देश्य है, उसमें सही ढंग से सही जगह पहुँच सकें, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक में सौमिक राहा जी से हमारी यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगले सप्ताह मैं फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मिलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।